Hello, welcome to Sarit classes. My name is Tej. Good morning to everyone. Now we are going to start lecture number 4. और ये lecture number 4 किसका है बताइए? पहला ही सवाल, lecture number 4 चल रहा है ओशनोग्राफी का, ठीक है। अभी जो लास्ट लेक्चर आपको मिला था 5 बजे मिल गया है, आपको मिला है कि नहीं मिला? देखिए, ओशनोग्राफी के अंदर कल का जो लेक्चर था उसके अंदर हमने क्या पढ़ा? पहले हमने क्या देखा, कुछ बेसिक्स कवर किए। बेसिक्स यानी कि हमने कॉन्टिनेंटल शेल्फ को पढ़ा, फिर हमने कॉन्टिनेंटल शेल्फ को क्या क्या अप्लाई किया, किस चीज़ के ऊपर अप्लाई किया कि ये जो अलग अलग हमारे पास जो ये जो ओशंस हैं उनको हमने रेफर किया, मिड ओशनिक रिज उनकी देखिए, आइलैंड्स देखे उनके, फिर वहाँ पे कौन से ट्रेंचेस मिलती है वो हमने देखा, और उसके बाद हमने फिर सारा समाप्त किया। और आज का हमारा क्या टॉपिक रहेगा? आज का हमारा टॉपिक रहेगा, एक मिनट रुक जाइए, मैं आज के टॉपिक को आपके सामने रख देता हूँ। उससे पहले कुछ यहाँ पे एडजस्टमेंट करनी है, मैं वो कर देता हूँ, ठीक है। ओके, तो देखिए अभी तक जो हमने चीज़ें की हैं उसके अंदर ये हमारा क्या रहेगा और न्यू मॉडिफिकेशन रहेगा। आज का हमारा टॉपिक है जो पानी है किसका, ओशन का, मतलब जो हमारे जितने भी 3 ओशन है ना जिनके बारे में हमने डिटेल में बात की है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। चाहे वो टेम्परेचर के फॉर्म में हो, चाहे वो सैलिनिटी के फॉर्म में हो, चाहे वो डेंसिटी के फॉर्म में हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। वाटर ना लिख के ओशियन वाटर में लिखता हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसके अंदर हम कौन से जो मेजर पोर्शन है, जो पॉइंट है हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहला रहेगा टेम्परेचर, ठीक है, सबसे पहला रहेगा टेम्परेचर, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा, टेम्परेचर के बाद आएगा सैलिनिटी, सैलिनिटी के बाद आता है डेंसिटी, ठीक है। अब देखिए जब हम बात करते हैं टेम्परेचर की, सिंपल सी अगर आप यहाँ पे एग्जांपल देखें, अभी मैं आपसे पूछूं कि आपके शरीर का जो टेम्परेचर है कम है या ज़्यादा है, आप क्या करेंगे? ऐसे अपने शरीर के यहाँ पे ऐसे हाथ लगा के देखते हैं कि टेम्परेचर कम है या ज़्यादा है। इसी तरीके से जब आप बोलते हैं ना आपको बुखार चढ़ा है, टेम्परेचर बाहर से बढ़ता है, अंदर से बढ़ता है, आपके शरीर के अंदर से बढ़ता है ना। तो इसी तरीके से जब हम बात करेंगे टेम्परेचर की पानी के लिए, तो यहाँ पे हम 2 तरीके से टेम्परेचर की बात करेंगे। एक तो हॉरिजॉन्टल, ठीक है, कौन सी? हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे हम, और दूसरा हमारा रहेगा प्रोस्पेक्टिव, वर्टिकल के हिसाब से। बताता हूँ ये इसका मतलब क्या है। हॉरिजॉन्टल का मतलब ये है, ये आपकी हो गई क्या है, ग्लोब, ठीक है। अब इस ग्लोब में हम हॉरिजॉन्टली कैसे जाएंगे? ये है आपका 0 डिग्री लैटिट्यूड, 0 से हम जाएंगे 10 की तरफ, 20 की तरफ, फिर 50 की तरफ, 60 की तरफ। इस तरीके से हम देखते हुए चलेंगे कि कहाँ कितना टेम्परेचर बढ़ रहा है और कहाँ कितना कम हो रहा है। ये तो हो गया हमारा हॉरिजॉन्टली, हमने क्या देखा है, ओवरव्यू देखा है। इसके बाद जब हम बात करेंगे वर्टिकली, तो वर्टिकली हमें कुछ ऐसा एक डायग्राम हम बनाएंगे थोड़ी देर बाद कि जो आपका टेम्परेचर है 22 डिग्री से लेकर के ड्रास्टिकली फिर यहाँ पे एक ना ऐसा टर्न लेता हुआ दिखाई देगा आपको। तो ये कुछ हम क्या करने वाले हैं, डिटेल में सारी चीज़ें, एक डिटेल नोट तो नहीं मैं आपको अभी प्रोवाइड करूँगा, ये आपको मैं सारी चीज़ें वर्बली समझा दूंगा। ये सारी चीज़ें, कोई भी पॉइंट अगर समझ में नहीं आए तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। इससे पहले हम टेम्परेचर ये देखें कि भाई कहाँ पे कितना है, हमें ये भी तो जानना जरूरी है कि कौन सी चीज़ें टेम्परेचर को इफेक्ट करती हैं, पता करना जरूरी है कि नहीं है। बताइए आपके हिसाब से क्या क्या चीज़ें हैं जो टेम्परेचर को इफेक्ट करती हैं, बताइए। तो हमारा अभी टेम्परेचर के लिए हम सबसे पहला जो पॉइंट ले रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें इंपैक्ट करती हैं टेम्परेचर को, ठीक है। बताइए आपके हिसाब से क्या क्या चीज़ें इंपैक्ट करती हैं टेम्परेचर को। देखिए अगर सिंपली अगर आप बात करें टेम्परेचर की, उस जो एक बोलते हैं ना ओवरव्यू, इंट्रोडक्टरी फॉर्म में अगर आप बात करें, जो टेम्परेचर है बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है किस चीज़ के ऊपर, ओशन के पानी के ऊपर। किस लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है? क्योंकि वर्ल्ड जो
वर्ल्ड का पानी है 97% किसके पास है? ओशन के पास है। अगर यहाँ पे 97% के अंदर मतलब 0.1% भी टेम्परेचर के अंदर वेरिएशन आता है तो आप देख लीजिए कितना बड़ा ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेगा किसके अंदर? ग्लोबल हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के अंदर आपको ये ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तक हमने क्या देखा? हमने जो प्रॉपर्टी है ओशन वाटर वो देखा। इसके अंदर हम देख रहे हैं अभी फिलहाल टेम्परेचर। टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं हम? थोड़ा सा जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भाई 97% पानी कहाँ है? ओशंस के अंदर है। अगर इसमें जरा सा भी टेम्परेचर में फेरबदल होता है तो बहुत बड़ा इसके ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, कितना इंपैक्ट पड़ता है? अगर टेम्परेचर 27 डिग्री से ऊपर चला जाता है तो साइक्लोन आते हैं, साइक्लोन बनते हैं। वो हम क्लाइमेटोलॉजी में डिटेल में पढ़ेंगे कि ऐसा क्या होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। और फिर उसके बाद बहुत सारे यहाँ पे प्रोसेसेस को भी इम्पैक्ट करता है टेम्परेचर, चाहे वो वेदर हो, चाहे वो क्लाइमेट हो, चाहे वो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन हो किसी भी रीजन की। ठीक है, तो ये टेम्परेचर का क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट होता है। अब ये बात आती है कि टेम्परेचर इतना इम्पैक्ट करता है तो टेम्परेचर को कौन कौन इम्पैक्ट करता है? सबसे पहला हो गया लैटिट्यूड। ठीक है, सबसे पहला हो गया लैटिट्यूड। इसका मतलब क्या है? ये आपका हो गया ग्लोब। ठीक है, ये हो गया 0 डिग्री। जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर होते जाएंगे, यहां पे पहुंचते जाएंगे ना, जैसे जैसे आप यहां पे पोल वर्ड जाएंगे, यहाँ पे मैं पोल लिख देता हूँ, पोल के बजाय यहाँ पे मैं साउथ लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ नॉर्थ। इस डायरेक्शन में आप जाएंगे, डिटेल में मत जाइए कि यहाँ पे बीच में टेम्परेचर बढ़ता है फिर कम होता है, उसमें मत जाइए। बस आप एक वो देखिए, जर्नल ओवरव्यू मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे जैसे आपका लैटिट्यूड इस तरफ बढ़ेगा, लैटिट्यूड क्या होता है? लेटी हुई लाइनें। ठीक है, कभी भी आपको टेंशन होना कि भाई लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में कन्फ्यूजन, लेटी हुई लाइनें लैटिट्यूड। सिंपल, इससे बढ़िया डेफिनेशन कहीं और नहीं मिलेगी आपको। तो ये जो लैटिट्यूड है, लेट मी जस्ट टेक इट एज ए 30 और इसको मैं ले देता हूँ 60। तो जब आप ऊपर जाते हैं, मतलब एक एक लैटिट्यूड से जाते हैं नॉर्थवर्ड या फिर साउथ पोल की तरफ, टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज होता है। टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो सबसे पहला आपने पॉइंट देखा, जो लैटिट्यूड होता है वो क्या करता है? इंपैक्ट डालता है किसके ऊपर? टेम्परेचर पे। कैसे डालता है? जैसे जैसे आप जाएंगे नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ, ये होता जाएगा कम। यहां तक हो गया। और बताइए, बिल्कुल सही जवाब कि सर यहां पे जब हम बात करते हैं, जो ये नदन पार्ट है, यहां पे तो हो गया नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और यहां पे आ जाता है हमारा अफ्रीका। ठीक है, फिर उसके बाद ये इंडिया, फिर उसके बाद ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम ये डायग्राम बना के चलते हैं, फिर ये ऑस्ट्रेलिया नीचे आ जाता है थोड़ा सा। तो मैक्सिमम पोर्शन किसका? जमीन का। कहाँ है? ऊपर है। तो यहाँ पे टेम्परेचर को डोमिनेट करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि जो जमीन है, यहाँ पे एक क्या याद कीजिए, एक आप थंब रूल नोट कीजिए, लैंड कूल्स फास्ट। ठीक है, और दूसरा यहां पे एंड वार्म फास्ट कंपैरेटिवली वाटर के। ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आएगा, ऊपर वाला जो पोर्शन है यहां पे क्या है? टेम्परेचर आया, जमीन बहुत जल्दी गर्म हो गई। ठीक है, जमीन बहुत जल्दी गर्म हो गई। इसकी वजह से क्या हुआ? यहाँ पे जो आइसोथर्म होते हैं ना, उसमें बहुत इरेगुलरिटीज देखने को मिलती है, एनोमलीज देखने को मिलती हैं। ये सारा हम क्या करेंगे लेटर ऑन, जो हमारा पार्ट रहेगा ना क्लाइमेटोलॉजी, उसके अंदर हम डिटेल में देखेंगे। अभी क्या है, ये पॉइंट यहाँ पे आ रहे हैं, इसलिए मैं आपको 1 बाय 1 करके बताता जा रहा हूँ। इसलिए आप देखेंगे कि यहाँ पे जो सर्कुलेशन होता है पानी का, कहाँ पे? सदर्न हेमिस्फीयर में इतना ज़्यादा टर्बुलेंट नहीं होता है, मतलब कि उसको रोकने वाले कोई बीच में ना बाधा नहीं है, मतलब हर्डल नहीं है। यहाँ पे क्या है? कॉन्टिनेंट है। एक जगह आपको अटलांटिक अलग से देखने को मिलेगा, फिर आपका पैसिफिक अलग होता है। ये मैंने सारा एक ही इसमें बना दिया ना, मतलब 0 डिग्री से ऊपर, पूरा ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा नीचे 0 डिग्री से नीचे आएगा। लेकिन अगर आप कंपैरेटिवली देखें, जो ऊपर वाला पार्ट है ना, यहाँ पे डोमिनेंस ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट, जो करता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। ठीक है, लिख लीजिए आप साथ के साथ, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर।
ठीक है, समझ में आ गया किस तरीके से इंपैक्ट डालता है भाई। जो जमीन है जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है, ठीक है, बस ये कंसेप्ट आप अपने दिमाग में रखिए। तो जिसकी वजह से जो सदर्न पार्ट है वो डोमिनेट किससे है, वाटर से डोमिनेट है। अब वाटर से डोमिनेट है तो वाटर करता क्या है, वाटर जल्दी ठंडा होता है या जल्दी गर्म होता है, अरे दोनों में लेट होता है ये, ठीक है। उसके बाद तीसरा होता है प्रिवेलिंग विंड। क्या होती है मैं भी समझाता हूं आपको। अच्छा, यहां पे ना एक चीज मैं यहां पे समझाना चाहूंगा, किसके बारे में, हवा के बारे में। हवा की एक ना खासियत है, ये जहां से जाती है ना उसके कैरेक्टर अपने साथ लेके आती है। दोबारा से बता रहा हूं, हवा जहां से मूव करती है ना ये उसके कैरेक्टर अपने साथ लेके आती है, ठीक है। यानी कि अगर हवा ड्राई कंडीशन में जा रही है, ड्राई कंडीशन से होके जा रही है तो हवा ड्राई रहेगी। अगर ये पानी के ऊपर से जा रही है और हवा अगर गर्म है तो ये मॉइस्चर को अपने साथ पिक करके लेके चलेगी, ठीक है। बस अभी फिलहाल आप ये रिलेशन याद रखिए, इसका आगे बहुत काम आएगा। क्लाइमेटोलॉजी पूरा इसी कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड है। दोबारा बता रहा हूं, हवा अगर जा रही है सूखे से तो वो ड्राई रहेगी, उसके अंदर कोई नमी नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि भाई जो आसपास का एनवायरनमेंट वैसा है तो हवा ने कैरेक्टर वैसा ड्राइव कर लिया है। अगर ये पानी के ऊपर से गई, हवा ऑलरेडी अगर गर्म है तो ये क्या करेगी, मॉइस्चर को अपने साथ पिक करते हुए चलेगी, ठीक है। यहां तक समझ आ गया। अब बात आती है प्रिवेलिंग विंड क्या होती है। प्रिवेलिंग विंड होती है जो जमीन से किसकी तरफ जाती हैं, समुंदर की तरफ जाती हैं, ठीक है। और फिर ये क्या करती है, समुंदर के पानी को अपने साथ बहा के लेके जाती हैं और एक जगह इकट्ठा कर देती हैं, जिसको सी माउंड भी बोला जाता है, ठीक है। वो आगे देखते हैं। तो अभी एक डायग्राम बना के दे दूं मैं आपको, चलिए। दूर से देखने तो टेढ़ा तो नहीं है। अब देखिए मैंने क्या बोला था कि हवा मूव करती है आगे आगे, तो किस तरीके से इसको डिपेक्ट कर रहे हैं हम, एज ए वाटर लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहां से आती है हवा, ये हवा इधर से बहना स्टार्ट कर रही है, जमीन से आ रही है तो यानी कि कैसी है, सूखी है। जमीन पर पानी होता है, नहीं होता। जमीन से आ रही है, कैसी है, सूखी है, ठीक है। अब ये किसके ऊपर फ्लो कर रही है, अब ये पानी के ऊपर फ्लो कर रही है। किसके ऊपर फ्लो कर रही है, पानी के ऊपर फ्लो कर रही है। जब ये हवा पानी के ऊपर फ्लो करती है, मैंने क्या बताया, ये पानी पिक कर लेगी अपने साथ, क्या करेगी, मॉइस्चर पिक कर लेगी। और जैसे जैसे ये आगे जाती जाएगी, आगे जाती जाएगी, यहाँ पे क्या करेगी, ये यहाँ पे जाके ये बारिश करेगी। इसके बीच में एक चीज और होती है, यहाँ पे जब हवा कंटिन्यू इस तरीके से बह रही है तो ये जो अपर पार्ट है ना, वाटर का जो अपर पार्ट है वो भी इस तरफ बहना स्टार्ट कर देता है। तो जिसकी वजह से जो नीचे का ठंडा पानी है वो ऊपर आना स्टार्ट हो जाता है। ये मैं एरो बना रहा हूँ, ठीक है। इसको फिलहाल मैं जो पानी है इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। देखिए अभी तक मैंने क्या बताया, हवा क्या कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है, यह हवा का काम है। अब बात यह आती है, हवा किसके टच में आ गई है, जमीन से टच में आ गई है, पानी के टच में आ गई है। और पानी कैसा है, कोई भी आप टेम्परेचर लगा लीजिए, नॉर्मल टेम्परेचर है। और हवा की टेंडेंसी क्या है कि वो जहाँ जिस एनवायरनमेंट से जाती है पिक करती हुई जाएगी। तो पानी की जो अपर लेयर है किसके इन्फ्लुएंस में आई, हवा के इन्फ्लुएंस में आई, तो ये भी क्या करेगी, मूव करना स्टार्ट कर देगी। अब ये जो पर्टिकुलर एरिया है यहाँ पे क्या बन गया, वैक्यूम बन गया। इस वैक्यूम को फिल करने के लिए नीचे से जो ठंडा पानी है वो रश करता है ऊपर की तरफ। नीचे से ठंडा पानी क्या करता है, रश करता है ऊपर आने के लिए। और फिर होता क्या है, यहाँ पे जो एरिया होता है ठंडा हो जाता है, ठीक है। इसको कोल्ड करंट, चलिए करंट वाला टॉपिक अब मैं इंट्रोड्यूस नहीं करता हूँ, अदरवाइज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। और ऑब्वियस ही बात है, ये पानी यहाँ से जा रहा है और पानी इधर इकट्ठा होता जा रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा, वार्म एरिया हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, वार्म एरिया हो जाएगा। तो अब समझ में आ गया किस तरीके से प्रिवेलिंग विंड इंपैक्ट डालती है, ठीक है। तो इस डायग्राम को कर लेते हैं पूरा, नामकरण कर देते हैं ताकि चीजें आपको हो जाए अच्छे से क्लियर।
ठीक है, ये जो हवा आ रही है ना इस तरफ, इसको बोलते हैं ऑन शोर विंड। क्या बोलते हैं? ऑन शोर विंड। इसको मैं हटा देता हूं। ये है ऑन शोर। ऑन शोर का मतलब है, शोर होता है बंदर का, मतलब जो बैंक होता है ना वो। और ये है ऑफ शोर विंड, ठीक है, जो जमीन को छोड़ते हुई पानी की तरफ आ रही है ना, वो है ऑफ शोर विंड। ऑनशोर विंड, ऑफशोर विंड, ये बार बार अभी ये शब्द आएगा, इसको आप थोड़ा सा क्या करेंगे, दिमाग में ध्यान रखेंगे। अब आपको क्या एक और नया वर्ड मैं ये बताने वाला हूं, जहां पे ऑफशोर विंड होता है, ठीक है, जहां पे ऑफशोर विंड का फिनोमिना देखने को मिलेगा, वहां पे आपको देखने को मिलेगा अपवेलिंग ऑफ कोल्ड बॉटम वाटर। ठीक है, तो ठंडा है तो ठंडे के लिए ब्लू कलर यहां पे मैं ले रहा हूं, अपवेलिंग ऑफ कोल्ड बॉटम वाटर। ठीक है, ये लिख लीजिए। इस पोर्शन की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, इस वाले हिस्से को मैंने अभी क्या किया है, डिफाइन किया है, लिख लीजिए। यहां पे क्या हो गया, अपवेलिंग हो गया, तो दूसरी तरफ क्या आएगा, ड्रिफ्ट होगा, कौन सा, वार्म सरफेस वाटर का। ठीक है, लिख लीजिए इधर, ड्रिफ्ट ऑफ वार्म सरफेस वाटर कर लीजिए इसको। नीचे अगर आप लिखना चाहें तो इस फिगर का नाम है सी विंड सी इंट्रैक्शन इन ट्रॉपिक्स। बना लीजिए अभी ये डायग्राम। प्रिवेलिंग विंड, अब ये बार बार आता रहेगा। ठीक है, अभी मैंने इसको इतना समय लेके इसलिए समझाया ताकि जब मैं क्लाइमेटोलॉजी करवाऊं तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई डाउट ना हो कि सर अब ये क्या है, इसके बारे में कुछ हमें पता नहीं, सिर के ऊपर से गया। नहीं भाई, कुछ भी सिर के ऊपर से नहीं जाएगा, चीज़ें आप क्या है, रेगुलर फॉलो करते रहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं ओशन करंट का, जो यहाँ पे है, जो चौथी जो चीज़ है जो इम्पैक्ट डालती है वो है ओशन करंट। ठीक है, फोर्थ है ओशन करंट, जो इम्पैक्ट डालती है टेम्परेचर को। ठीक है, ये किस तरीके से काम करता है, कैसे काम करता है, ये हम लेटर ऑन देखेंगे। अभी बस आप इतना ध्यान रख लीजिए, चौथी चीज़ कौन सी है, ओशन करंट है, जो कि सीधा सीधा प्रभाव डालती है किसके ऊपर, टेम्परेचर पे। या फिर आप इसको रिवर्स भी बोल सकते हैं, टेम्परेचर की वजह से ओशन करंट के ऊपर इम्पैक्ट आता है। ठीक है, वैसे अभी हम टेम्परेचर की बात करें तो इसको रिवर्स करने के बजाय इसी तरीके से आप बोल लीजिए। चौथा जो बोलते हैं ना इन्फ्लुएंस जो क्रिएट करता है वो ओशन करंट के ऊपर, टेम्परेचर क्रिएट करता है ओशन करंट के ऊपर। ठीक है, अब इसके अंदर अगर आप केस स्टडी देखना चाहें, जो कनाडा है, ठीक है, और उसी के बगल में बताता हूँ, मैं डायग्राम बना के ही दिखाना पड़ेगा। अब जैसे ये वाला जो एरिया है, ठीक है, मैं इस एरिया की बात कर रहा हूँ, इस एरिया की, यहाँ पे ना सर्दियों में बर्फ़ जमी रहती है। सर्दियों में क्या होती है, बर्फ़ जमी रहती है। इसी के ही काउंटर पार्ट पे यहाँ पे क्या होता है, ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया कौन सा है और किसका है, ये है ब्रिटेन। ठीक है, यहाँ पे है ब्रिटेन, सेम डे सेम लैटिट्यूड। ठीक है, क्या होता है, ये तो आपका पूरा बेचारा आइस से जमा रहता है। ठीक है, ये तो आइस से जमा है, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है ये होता है वार्म कंडीशन, यानी कि यहाँ पे आपको वार्म कंडीशन मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो ओशन करंट है टेम्परेचर पे इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, हमने क्या देखा, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे लैटिट्यूड में,
ठीक है, इसलिए मैंने बोला था ज़्यादा स्पेसिफिकेशन में मत जाइएगा। अब हम अगर ओशन करंट की बात करें तो एक केस स्टडी हमें लिखनी पड़ेगी कि जो कनाडा का ऊपर वाला पार्ट है 40 से ये आता है 45 से 50 नॉर्थ डिग्री के ऊपर, ठीक है, तो ये बर्फ़ में जमा हुआ है, उसी के ही सेम लैटिट्यूड के ऊपर आप अगर इधर आएंगे इस तरफ तो आपको क्या देखने को मिलेगा, जो ब्रिटेन है वो जमा हुआ नहीं होता। क्यों नहीं होता, ये हम जब करंट करेंगे तब मैं आपको और डिटेल में सारी चीज़ें कवर करवा दूंगा। फिर उसके बाद आता है वेदर कंडीशन, ठीक है, वेदर कंडीशन बहुत इंपैक्ट करती हैं, जैसे कि अच्छा 5वां मैं फिर लिख ही देता हूं यहाँ पे। 5th पॉइंट है वेदर कंडीशन। अब ये वेदर कंडीशन क्या होती है, वेदर कंडीशन ये होती है कि इसको मैं कंसीडर करता हूं यहां पे, हवा अगर इस तरीके से नीचे आ रही है, हवा अगर नीचे आ रही है तो क्या कहलाती है, स्टेबिलिटी, ठीक है, क्या कहलाती है, स्टेबिलिटी, यानी बारिश नहीं होगी। अगर हवा क्या कर रही है, हवा इस तरीके से ऊपर जा रही है, हवा अगर ऊपर जा रही है तो ऊपर जाके क्या बनाएगी, बादल बनाएगी और क्या होगी, बारिश होती हुई दिखेगी। तो ये क्या कहलाया, इनस्टेबिलिटी, ठीक है, ये क्या कहलाया, इनस्टेबिलिटी। तो यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए, जो हवा ऊपर से नीचे आई वो क्या कहलाएगी, स्टेबिलिटी, ठीक है, उसके पास मॉइस्चर नहीं होता तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठीक है, जितने भी आपके रेगिस्तान है वहाँ पे यही होता है, हवा ऊपर से नीचे आ रही है तो टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा, क्यों, पानी है ही नहीं भाई। अब यहाँ पे क्या होगा, इंस्टेबिलिटी में टेम्परेचर कम होगा। इस तरीके से इम्पैक्ट डालता है जो ये स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी का कंसेप्ट है ना, ये भी टेम्परेचर पे इम्पैक्ट इस तरीके से डालता है। हमने 4 देखे, लैटिट्यूड, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, फिर इसके बाद हमने देखा प्रिवेलिंग विंड, फिर उसके बाद हमने क्या देखा, ओशन वाटर, ओशन करंट, फिर उसके बाद हमने देखा वेदरिंग, जो वेदर की कंडीशन है उसके। यहाँ तक बताइए कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई समस्या। इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर का, क्योंकि देखिए जो टेम्परेचर है किसका, पानी का, ऊपर कुछ मिलेगा, बीच में कुछ रहेगा और बिल्कुल बॉटम में बिल्कुल अलग रहेगा। तो इसका क्या करते हैं हम, जो रिप्रेजेंटेशन है डायग्राम के साथ करते हैं, वहाँ से हमें थोड़ी सी और क्लियरिटी मिलेगी, ठीक है। एक मैंने आपको डायग्राम अभी 15-20 मिनट पहले मैंने बोला था ना कि हम बनाएंगे जब वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तब मैं आपको बता दूंगा, वो टाइम आ चुका है, तब मैं अब आपको क्या करता हूँ वो सारी चीज़ें बना के दिखा देता हूँ। और हाँ, जितने भी डायग्राम मैं यहाँ बना रहा हूँ ना, आप चाहें तो अपनी एक अलग से नोटबुक बना लीजिए ताकि आपके डायग्राम एक जगह इकट्ठे हो जाएं, ठीक है। चलिए, ये तो काम नहीं करता, इससे ही बनाना पड़ेगा। अभी हम क्या बना रहे हैं, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ऊपर मैं लिख देता हूं, अच्छा वाटर की नहीं, टेम्परेचर की बात कर रहे हैं हम तो। ये ग्राफ पता क्या डिपेक्ट कर रहा है, ये वाली जो बार है ना, ये डिपेक्ट कर रही है गहराई को, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं, ये हो गई 200 मीटर की गहराई, ठीक है, ये हो गई 300 मीटर की गहराई, ये 1000, और इसको और थोड़ा फिर हम नीचे लेके जाते हैं, 6000 मीटर तक लेके जाएंगे। ये तो हो गए किसके बारे में, ये हो गई हाइट को डिपेक्ट कर रही है, ठीक है। ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ किसको डिपेक्ट करेगा, टेम्परेचर को। तो हम यहाँ पे टेम्परेचर कितना ले रहे हैं, 0 डिग्री, 1 डिग्री, ठीक है, 0 1, फिर हमने यहाँ पे क्या इन बिटवीन कर लिया, 10 डिग्री कर लिया, फिर हम इसी तरीके से कहाँ तक जाएंगे, यहाँ पे 20 कर लेते हैं हम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे अलग अलग क्या करिए हाइट बनाई है ना, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं आगे। इस तरीके से एक्सटेंड कर लीजिए, क्योंकि हमें क्या करना है, टेम्परेचर कहाँ पे कितना ड्रास्टिक चेंज होता है हमें वो बना के
दिखाना है। क्लियर यहाँ तक? अब यहाँ पे एक चीज़ गौर करेंगे, जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे ना टेम्परेचर आपका चेंज होगा, और वो चेंज होता है ड्रास्टिक। ठीक है, ये शब्द नोट कीजिएगा, वो चेंज होता है ड्रास्टिक, और ये ड्रास्टिक चेंज होता है 1000 मीटर तक। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, 1 डिग्री के आसपास, 1 डिग्री से थोड़ा सा इसको आगे बना लीजिए, यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, टेम्परेचर मोर और लेस सेम रहता है। क्या होता है, टेम्परेचर मोर और लेस सेम रहेगा, यानी कि यहाँ से अगर मैं लेके चलूँ, ये आपका टेम्परेचर रहेगा मोर और लेस सेम। हाँ, अगर आप थोड़ा सा इसको आइडियली बनाना चाहें तो ये कुछ इस तरीके से जाता है ये। ठीक है, कुछ इस तरीके से जाएगा ये, क्योंकि नीचे जो थर्मल वेंट हैं उनसे भी कुछ ना कुछ वो निकलता है लावा, और वहाँ से भी हीट जनरेट होती है ना। ये जो बीच वाला पार्ट है ये क्या कहलाएगा, थर्मोकलाइन। इसको क्या बोलते हैं, थर्मोकलाइन। ये जो बॉटम वाला पार्ट है ये क्या कहलाएगा, कोल्ड डेंसर लेयर। ये हो गया क्या, कोल्ड डेंसर लेयर। ऊपर वाली बताइए ये कैसी है, अरे वार्म सरफेस लेयर। अभी मैं थोड़ी सी इसमें मार्किंग और करवा देता हूँ। ठीक है, ये जो रेड कलर का इस तरीके से है ये मार्किंग, ये लिखवा देता हूँ, और ब्लू कलर किसको डिपिक्ट कर रहा है ये भी मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, चलिए लिखना स्टार्ट करें फिर। ये जो रेड कलर है ये किसको डिपिक्ट कर रहा है, ये डिपिक्ट कर रहा है जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है किसमें, ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिक में। और जो यहाँ पे ये ब्लू वाला है ये पोल को डिपिक्ट कर रहा है। बाकी का आप पूरा लिख लीजिएगा, मैं सिर्फ यहाँ पे लिख रहा हूँ पोलर रीजन। यानी एक चीज आपने गौर करी, चाहे पोलर रीजन हो, चाहे आपका सब ट्रॉपिक रीजन हो, चाहे कोई भी रीजन हो, 1000 की मीटर की गहराई पे जाने के बाद सबका टेम्परेचर एक जैसा हो जाता है। ठीक है, ये इस डायग्राम की खासियत है जो मैं यहाँ पे आपको बना के शो करना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये आपको इसमें से क्या करना है, समझना है। तो ये इम्पैक्ट है, मतलब कि इस तरीके से आपका वर्टिकली जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, डिवाइड होता है। ठीक है, अब और आगे करें हम, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं इसको मैं। अगर आप थोड़ा सा और गहराई में जाके देखें, जो इसका सबसे पहला पार्ट है, ठीक है, सबसे पहला पार्ट यानी कि ये वाला, ये क्या कहलाता है, इसका जोन 1। ठीक है, इस जोन 1 के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर होता है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। ठीक है, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसका क्या रहेगा, टेम्परेचर रहेगा। 200 मीटर तक की इसकी गहराई रहेगी, और जैसे ही आप नीचे जाते जाएंगे इसमें टेम्परेचर में क्या होगा, वेरिएंस होगा। अब सवाल आता है कि यहाँ पे टेम्परेचर में इतना वेरिएशन क्यों होता है। ठीक है, बताता हूँ ये, क्योंकि जो सूरज की जो सनलाइट है जिसको हम क्या बोलते हैं, इंसोलेशन। ठीक है, जो ये इंसोलेशन है ये मैक्सिमम 200 मीटर की गहराई तक क्या करता है, पेनिट्रेट करता है। ठीक है, और ये मैंने कल भी बताया था, इस 200 के अंदर भी अगर हम लेके चले मैक्सिमम आपको देखने को मिलता है 50 मीटर की गहराई तक जो सूरज की सनलाइट है ना ज़्यादा होती है। ठीक है, ये हो गया आपका जोन 1। अब इसके बाद अगर आप जोन 2 इसी तरीके से अगर आप देखेंगे, उसके अंदर जोन 2 को क्या बोला जाता है, ये जो थर्मोक्लाइन लेयर है ना, इसी की मैं बात कर रहा हूँ, इसको जोन 2 भी बोला जाता है। न्यूमेरिकली लिख लीजिए आप।
अच्छा, अगर आप जोन वन को भी थोड़ा सा, अगर आप थोड़ा सा और डिटेल में जाके देखें ना, जो अपर लेयर है उसके अंदर अगर हम किसकी बात करें, पैसिफिक की, पैसिफिक में जो ये थिकनेस होती है ना अपर लेयर की, ज़्यादा होती है कंपेयर्ड किसके, इंडिया, जो इंडियन ओशन है और अटलांटिक ओशन है। ठीक है, मैक्सिमम टेम्परेचर देखा गया है किसके पास, पैसिफिक में, और पैसिफिक में भी कहाँ पे, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ जापान के पास। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वार्म कुरोशियो करंट है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मेरे को एकदम से ध्यान आ गया, मेरे को लगा चलो आपको मैं बता देता हूँ। दोबारा बता रहा हूँ, पैसिफिक के पास जो उसकी अपर लेयर है उसकी थिकनेस ज़्यादा है कंपैरेटिव किसके, इंडियन ओशन और अटलांटिक ओशन। और पैसिफिक में भी अगर सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर आप देखें तो कहाँ मिलेगा आपको, ये आपको मिलता है यहाँ पे जापान के पास। जापान के पास क्यों है, यहाँ पे एक वार्म करंट होता है, उसका नाम है कुरोशियो करंट। ठीक है, यहां तक हो गया क्लियर? तो अब हम आते हैं, अच्छा थोड़ा सा दो एक पॉइंट मुझे याद आ रहे हैं, थोड़ी सी लोकेशन के बारे में बता दूं मैं। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम बात करें किसकी, इंडियन ओशन की, इंडियन ओशन क्या है, एनक्लोज्ड है। ठीक है, यहाँ पे आपको रेड सी देखने को मिलेंगे, पर्शियन गल्फ देखने को मिलेगा। ठीक है, जहाँ पे आपको टेम्परेचर ज़्यादा देखने को मिलता है। नहीं समझ में आता, रिकॉल नहीं हो रहा है तो मैं आपको अभी बताता हूँ। ये हो गया 1, ये 2, इस तरीके से। अब आप एक चीज़ देख रहे हैं, जैसे ये रेड सी है ये, ठीक है, अब ये रेड सी क्या है, यहाँ पे भी ज़मीन है, ठीक है, ये भी लैंड है और ये भी लैंड है, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, टेम्परेचर जल्दी बढ़ जाता है ना यहाँ पे। तो इधर जो ये पानी है ना, इसका भी टेम्परेचर क्या होगा, जल्दी बढ़ जाएगा। सेम किसके साथ होगा, इसके साथ। ठीक है, जो पर्शियन गल्फ है, तो रेड सी और पर्शियन गल्फ के साथ क्या होता है कि ज़मीन के पास होने की वजह से इसका टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा देखने को मिलता है इंडियन ओशन रीजन के अंदर। ठीक है, अच्छा ये टेम्परेचर वर्टिकल, ये हमें समझ में आ गया, वेरी गुड। उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, जो यहाँ पे स्टेज सेकंड है, ये स्टेज सेकंड क्या है आपका, थर्मोक्लाइन लेयर। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे ही आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, एकदम रैपिड, या फिर यहाँ पे बोल सकते हैं सडन टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि यहाँ पे जो सनलाइट है पहुँचती ही नहीं है डीपर पार्ट में। ठीक है, जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं, जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं, टेम्परेचर क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है ना। अगर आप थोड़ी सी एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान दें, जो मोर और लेस टेम्परेचर देख रहे हैं ना, जो अपर लेयर है एक जैसा है। ठीक है, इससे क्या होता है, अगर टेम्परेचर मोर और लेस एक जैसा है, यहाँ पे इवेपोरेशन ज़्यादा होता है। क्या होगा, इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। तो ये जो हमने एक अलग से इस तरीके से चार्ट बनाया है, क्या हम इसका एक दूसरा एक वर्जन बना लें जिसके अंदर हम ज़मीन के साथ इसको देखें कि ये कैसे कैसे दिखता है, तो वो एक बार आप देख लीजिए। ठीक है, अब इसके अंदर मैं क्या बनाने वाला हूँ, वार्म लेयर, थर्मोक्लाइन लेयर और कोल्ड लेयर बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो मार्कर भी उसी के हिसाब से लेने होंगे मुझे। ये हो गई वार्म लेयर। ठीक है, ब्लैक से ही बना देता हूँ। उसके नीचे आएगी थर्मोक्लाइन लेयर, ये हो गई थर्मोक्लाइन लेयर, और उसके नीचे तो आ जाएगी आपकी ये कोल्ड लेयर। ये मैंने ऊपर लाइन इसलिए खींची है पानी को डिपिक्ट करने के लिए। ये है थर्मोक्लाइन लेयर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, लैटिट्यूड्स मैं आपको ड्रॉ करके दे रहा हूँ ताकि आपका थोड़ा सा यहाँ पे क्लियरिटी हो जाए पॉइंट में। ये हो गया क्या, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, इस तरीके से बना लीजिए। 30 डिग्री क्या करेंगे इस तरफ, नॉर्थ या साउथ, बिल्कुल सही जवाब, नॉर्थ है ये। 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ। इसी तरीके से 60 डिग्री, ठीक है, ये आ गया 60 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री साउथ। अच्छा, इसके अंदर मैंने मार्किंग नहीं की है, ये लीजिए। यहाँ तक हो गया। ये है
वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन टेम्परेचर, ठीक है। इसको इस तरीके से भी शो किया जा सकता है, आप चाहें तो इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपके पास टाइम कितना बचा है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना ब्रेन यूज़ करके जो डेटा अवेलेबल है वो आपको रिप्रोड्यूस करना है पेपर के ऊपर। चलें आगे, कहाँ तक लिख लिया आपने? वैसे मैं लिखवा तो नहीं रहा, बनाया कहाँ तक है वो बताइए। इधर हो गया, मतलब यहाँ तक आपने कर लिया। अभी किसकी बात करें हम? टेम्परेचर की। टेम्परेचर देखिए और किस किस चीज़ों से को रिलेट है डायरेक्टली। एक फ्लो चार्ट बना दूँ मैं, यहाँ पे बना देता हूँ ताकि और थोड़ी सी क्लियरिटी आ जाए। क्या टेम्परेचर बायोडाइवर्सिटी को इम्पैक्ट करता है कि नहीं करता, ये बताइए मेरे को आप। क्या टेम्परेचर बायोडाइवर्सिटी को इम्पैक्ट करता है कि नहीं करता? करता है ना। तो चलिए बायोडाइवर्सिटी के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे हम देख भी लेते हैं। बताइए और किसको ये इम्पैक्ट करता है टेम्परेचर? बिल्कुल सही जवाब, सैलिनिटी को। और बताइए, आप जवाब देते चलिए, अब तो बहुत कुछ है लिखने के लिए। मूवमेंट ऑफ, हाँ हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं। क्या लिखा आपने? मूवमेंट ऑफ ओशन करंट, बिल्कुल सही जवाब। मूवमेंट ऑफ ओशन करंट। और बताइए, स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी का कुछ बताया था मैंने, बिल्कुल सही जवाब। वेदरिंग यानी वेदर से रिलेटेड है। इसके अंदर भी दो कंडीशंस आती हैं। कौन सी दो कंडीशन है? एक तो है कोल्ड टेम्परेचर, ठीक है। अगर कोल्ड टेम्परेचर है तो बारिश होगी या नहीं होगी, हवा ऊपर जाएगी या नीचे की तरफ आएगी, नीचे की तरफ आएगी। तो कैसी है? स्टेबिलिटी। क्या है? स्टेबिलिटी। ये कोल्ड हो गया। दूसरा होगा क्या? वार्म टेम्परेचर, ठीक है। ये लेके आता है इंस्टेबिलिटी। एस का मतलब है पूरा, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। अब जब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंस्टेबिलिटी की, ये इंस्टेबिलिटी किस किस टाइप की हो सकती है? ये इंस्टेबिलिटी हो सकती है साइक्लोन, ठीक है। ये इंस्टेबिलिटी हो सकती है एल नीनो, ठीक है, और ला नीना। एल नीनो और ला नीना। अच्छा, अभी अगर इस स्टेज पे मैं आपसे पूछूं इनमें से कौन से में बारिश होती है और कौन से में बारिश नहीं होती, आप कैसे इसको याद रखते हैं? आप कैसे इसको याद रखते हैं? ये मॉनसून से रिलेटेड टॉपिक है। ये बताइए, अगर आपसे मैं अभी पूछता हूं कि मान लीजिए आपने एक दो बार पहले पढ़ा है, अभी मैं आपसे पूछता हूं कि इनमें से कौन से में बारिश होती है, अल नीनो में, ला नीना में? कन्फ्यूजन होती है कि नहीं होती? दोनों एक जैसे नाम है ना। अब मैं बताता हूँ आपको ये नाम कैसे याद करने हैं। नो किसके पीछे आ रहा है? एल नीनो के पीछे ना। इसमें क्या नहीं होती? बारिश नहीं होती, ठीक है। एल नीनो, नो बारिश नहीं होने वाली। दूसरा ला, ला मतलब बारिश को लेके आ, ये हो गया ला नीना, ठीक है। इस तरीके से याद कीजिए तो कभी कंफ्यूजन नहीं होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि एक जैसे वर्ड होते हैं, ठीक है, उनके मीनिंग इधर उधर तो नहीं हम कर सकते, क्योंकि उनके जो क्या बोलते हैं हम, अरे क्या बोलते हैं उसको, एक मिनट, हाँ, जब हम बोलते हैं ना एक जैसे उनकी साउंड आती है लेकिन मीनिंग एकदम अलग होता है। तो इसलिए कहीं कोई गड़बड़ ना हो, तो इस तरीके से आपको क्या करना चाहिए? याद करना चाहिए। तो हमने क्या देखा? टेम्परेचर को बहुत बेहतरीन तरीके से काफ़ी डिटेल में हमने देखा। अब हम इस टेम्परेचर के साथ ना एक बजट बनाने वाले, एक बजट सेशन करने वाले हैं। तो बताइए इसको क्या बोलेंगे हम? अरे बिल्कुल सही पहचाना, हीट बजट ऑफ ओशन। क्योंकि देखिए हमने किसकी बात की? टेम्परेचर की बात की। तो हमें ये तो देखना है ना
कि भाई कहाँ कितना जो हीट का जो पोर्शन है लूज हो रहा है, कहाँ से कितना जो यहाँ पे टेम्परेचर आ रहा है उसकी वजह से जो हीट जनरेट हो रही है कहाँ पे कितनी रहती है, ये अभी हमें देखना है अपने हीट बजट ऑफ ओशन के अंदर। करें अपना आज का काम, कंटिन्यू आगे। क्या बात है, ये आवाज कर रहा है, यानी कि ये खत्म हो चुका है। इसके अंदर ना एक फॉर्मूला आता है, भागिएगा मत उस फॉर्मूले को देख के और डरिएगा मत, ठीक है, क्योंकि डर के आगे आगे पता है आपको, डर के आगे ओशनोग्राफी है। ये क्यू क्या है, अभी मैं एक पूरा फॉर्मूला लिखता हूं, फिर एक एक शब्द को मैं क्या करूंगा यहां पे इसको तोड़ के बताऊंगा, ठीक है। क्यू एस डब्ल्यू, ठीक है, ये शॉर्ट वेव्स होती हैं। फिर उसके बाद क्यू एल डब्ल्यू, फिर उसके बाद आता है क्यू एस। अरे टेंशन मत लीजिए, सिर के ऊपर से नहीं जाने दूंगा, सारी चीजें इतनी मक्खन की तरह समझा दूंगा कि कभी आप भूलोगे नहीं, ठीक है। फिर आता है ये एल है, एल के बाद होता है क्यू वी, ठीक है। अगर आप ये फॉर्मूला समझ गए और हीट बजट से रिलेटेड सवाल आया और आपने इसके अंदर एकदम सिंपल सा लिख दिया, वारे न्यारे हो जाएंगे। ये तो फॉर्मूला मैंने लिखा है। सबसे पहले मैं इस वर्ड को डिफाइन करता हूँ, ये जो हमने लिखा ना हीट बजट। अब देखिए होता क्या है, मान लीजिए जब महीना स्टार्ट होता है हमारे, मान लीजिए मैंने काम किया कहीं पे तो मुझे उसका 1000 रुपये मिला, ठीक है, 1000 रुपये तो ज़्यादा हो जाएगा, मेरे को 100 रुपये मिला, ठीक है, मैंने कहीं पे काम किया, मुझे 100 रुपये मिला। तो अब ये 100 रुपये मैं कहाँ कहाँ खर्च करूँगा, अगर मैं सोच समझ के करूँगा तो मेरे पास कुछ बच जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, अरे यार मैं अपने फ़ोन में रिचार्ज करवा लेता हूँ, मैं कपड़े खरीद लेता हूँ, क्लोथिंग ले लेता हूँ, अपना राशन ले लेता हूँ, तो इसके बाद मेरे पास कितना बचता है, 20 रुपये बचते हैं, ठीक है। 20 रुपये में क्यों बचा पाया, मेरे पास प्रॉपर ना प्लानिंग थी, मैंने बजट बनाया अपना। तो इसी तरीके से ये हम यहाँ पे रुपए की बात कर रहे हैं, रुपए की बात को हटा के हम किसकी बात ले लेते हैं, इंसोलेशन, यानी जो धूप आ रही है अर्थ के अंदर, तो इसमें से होता है क्या है, मोर देन 50% क्या हो जाता है, अर्थ में एंटर होने से पहले ही बाहर कर दी जाती है, ठीक है। ओनली 48% जो इंसोलेशन यानी धूप है, जो गर्मी है, वो किसके अंदर आती है, अर्थ के अंदर आ पाती है। और उसमें से जो 1/5 है, जो 1/5 जो गर्मी है ना, वो किसके द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है, बिल्कुल सही जवाब दिया, वो जमीन के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है, और रेस्ट ऑफ जो बचती है वो ओशन के द्वारा क्या की जाती है, एब्जॉर्ब की जाती है, ठीक है। अब जो ये ओशन के द्वारा इतनी ज्यादा गर्मी एब्जॉर्ब की गई है, वो उसको मेंटेन कैसे करता है और वो गर्मी जाती कहां है, यही हमें समझना है हीट बजट के अंदर। वो समझने का तरीका क्या है, ये हमारे पास एक बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, ठीक है। अगर मैं ये बोल दूं कि ये एक क्लास है, ये कक्षा है, इस कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। इस कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, 5 हैं, ठीक है। इस क्लास में 5 स्टूडेंट है। अगर मैं आपसे पूछूं उनके पांचों के नाम बताओ, अगर नाम होंगे, एक का राम, एक का श्याम, एक का अरे नाम भी याद नहीं आ रहे, ठीक है, राहुल, विक्रम, राम, श्याम, जो 5वां, आप अपने हिसाब से अपना इनाम लगा लीजिए। तो अब क्या हुआ, आपको सवाल समझ में आ गया। मैंने सिर्फ ये पूछा था ये किसको डिपिक्ट कर रहा है, क्लास को डिपिक्ट कर रहा है, और ये किसको डिपिक्ट कर रहे हैं, जो बच्चे बैठे उसके अंदर। क्या आप बच्चों के नाम याद नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना, क्योंकि अभी मैंने ये बताया ना क्लास है, ये क्या है, हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये गर्मी कहां से आई, सोर्स पता चल गया, अरे भाई सूरज से आई, हमने डिफाइन कर लिया। सूरज से कितनी हमारे पास आई, ये तो क्या गई, वापिस हमने बोला सूरज देवता को कि भाई हमने आपसे कभी उधार लिया था, 52% आप उसका ब्याज रख लो, हमारे पास बचा कितना, सिर्फ 48%। अब उस 48% का भी हमने क्या देखा, 1/5 तो हमारे अर्थ है, वो बोलती है अरे भाई मेरे को भी तो चाहिए कुछ खर्चा पानी, तो खर्चा पानी 1/5 कौन ले गया, अर्थ ले गई। बचा जो यहाँ पे आता है समुद्र के पास, ठीक है।
अब ये पैसा कहाँ सर्कुलेट होगा, पैसे की बजाय अब हम बोलेंगे ये हीट कैसे सर्कुलेट होगी। अरे भाई बहुत आसान है, इतना कंसेप्ट समझ में आया। अब बताइए, अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा इलैबोरेट करने वाला हूँ, ठीक है। करूँ अभी इसको थोड़ा सा और इलैबोरेट। बहुत बढ़िया। जब हम बात करते हैं किसकी, SW की, SW क्या होता है, शॉर्ट वेव एनर्जी। क्या होती है, शॉर्ट वेव एनर्जी। लिख लीजिए इसकी फुल फॉर्म। ये SW क्या कहलाता है आपका, शॉर्ट वेव। किसके द्वारा एब्जॉर्ब होती है शॉर्ट वेव, ओशंस के द्वारा। चलिए ये समझ में आ गया, यानी पहला विद्यार्थी कौन है, छोटी हाइट का है, ठीक है, हो गया शॉर्ट वेव। समझ में आया, पहले विद्यार्थी का नाम शॉर्ट वेव। अगर SW शॉर्ट वेव है तो LW क्या होगा, बिल्कुल सही, लॉन्ग वेव, यानी कि ये होता है इंफ्रारेड, ठीक है। इसको बोलते हैं नेट इनफ्लक्स। जहां पे भी ये वर्ड आया था ना इनफ्लक्स, इसका मतलब है कितना गया कितना आया, उसको माइनस करने के बाद जो हमारे पास बचता है, ठीक है। मैंने ये लिख दिया ना अब, नेट इनफ्लक्स। अगर मैं ओनली इनफ्लक्स बोलता, गया और आया बस वो बताता, मैंने लिख दिया नेट इनफ्लक्स, जो गया आया उसमें से माइनस करके बता दो। यानी कि अब हम किसकी बात कर रहे हैं, ये जो लॉन्ग वेव है, ठीक है, ये होती है लॉन्ग वेव, इसको IR बोलते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन नहीं, इंफ्रारेड रेज बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या बोलते हैं, इंफ्रारेड रेज, ठीक है। मैं लिख भी देता हूँ, नहीं तो कई बच्चे इसको इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ लेंगे। वैसे हमारे चाइना के साथ बहुत बेहतरीन क्या चल रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशन चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहां तक समझ में आ गया। और ये किसके द्वारा होती है, ये सी के अंदर, ठीक है, ये ओशन, ये सी के अंदर। बताइए, दूसरा विद्यार्थी समझ में आ गया, एक हाइट में छोटा है, एक हाइट में लंबा है, यानी कि शॉर्ट वेव, लॉन्ग वेव। उसके बाद यह बचता है आपका एस। एस क्या डिपेंड करता है वो बताइए, थोड़ा सा कुछ अंदाजा लगाइए। देखिए, टेम्परेचर इसके अंदर आया कि नहीं आया, इंसुलेशन आई कि नहीं आई। देखिए, जब किसी के पास एकदम से पैसा आ जाता है, वो सबसे पहली चीज़ क्या करेगा, गाड़ी निकलवाएगा, फॉर्च्यूनर, जो उसने कभी ज़िंदगी में नाम नहीं सुना होगा, ठीक है। मान के चलो कि एक एक्स पर्सन है, ठीक है, मान के चलो ये एक्स पर्सन है, इसकी ज़मीन है, खेत है मेन रोड के ऊपर, इसके 1 करोड़ का 1 किला बिक गया, और गलती से इसके पास 10 एकड़ ज़मीन थी, तो इसके पास आ गया 10 करोड़। इतना पैसा आने के बाद ये क्या करेगा, सबसे पहला काम क्या होगा, अरे ये उछल उछल के दिखाएगा सबको, देखो मेरे पास पैसा, देखो मेरे पास पैसा। अब ऐसा ही सिनेरियो किसके पास हुआ, यहाँ पे शॉर्ट वेव और लॉन्ग वेव, ये एनर्जी आई है किसके पास, सी के पास, और ये एनर्जी क्या होगी, अरे लूज करेगी सी को, जो सी के अंदर जो हीट है ना, उसके पास जो पानी है उसको क्या करेगी, लूज करेगी, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिए एक बार, एस क्या है, एस है जो हीट लूज आउट होती है किससे, जो समुद्र का पानी है, मतलब सी है, किस कौन से प्रोसेस से, कंडक्शन, ठीक है, लॉस ऑफ हीट, मैं लिख ही देता हूं, लॉस ऑफ हीट हो रहा है किसका, और कौन सी प्रोसेस से, ठीक है। अब ये भाई साहब उछल बहुत रहा है, ठीक है, मतलब यहां पे अब ये उछलने के बाद क्या होगा भाई, एक टाइम के बाद इसके पास पैसे खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो एल है, ठीक है, जो ये एल है, ये किसको डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है जो अभी हीट आई है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और डिफरेंट लेता हूँ मैं, थोड़ा सा और डिफरेंट लेता हूँ। अब इसने उछल उछल के लोगों को बताया, अरे मेरे पास पैसे आ गए, अरे मेरे पास पैसे आ गए। दुनिया को तो क्या है भाई, जहाँ पैसा वहाँ पे पहुँचेंगे। तो यहाँ पे होती है इन्फ्लक्स ऑफ हीट, यानी कि और जो इसके अंदर आई है इवेपोरेशन के थ्रू, ठीक है।
इवेपोरेशन के थ्रू इसमें क्या हो रहा है, इन्फ्लक्स ऑफ हीट हो रहा है। और इन्फ्लक्स का मैंने बताया था आना और जाना, आना और जाना, ये क्या होता है, इन्फ्लक्स होता है। ठीक है, अब ये तो ठीक है, अब बेचारा ये क्या करेगा भाई, लुट जाएगा। क्यों, लोगों को पता चलेगा, इसको इतनी समझ थी नहीं कि भाई ऐसे टाइम पे अपना मुंह बंद रखते हैं, पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट के पैसे को दोबारा इन्वेस्ट करते हैं, फिर जो पैसा आया उसको तीसरी बार इन्वेस्ट करते हैं, फिर जो पैसा आता है उसको खर्च करते हैं ताकि लाइफ टाइम कभी काम ना करना पड़े। अब ये बेचारा क्या करेगा, बेचारा मुंह उठा के जितना पैसा बचता है उसको लेके चला जाएगा अपने साथ। यानी कि ये जो चौथा पॉइंट, ये जो लास्ट जो है ना, ये किसको डिपेंड कर रहा है, जो हीट कैरी की जाती है ओशन करंट के द्वारा। लिख दूं यहां पे, हीट कैरिड बाय ओशन करंट। बस ये अगर आपको फॉर्मूला समझ में आ गया ना, हीट बजट आपके पल्ले है। दोबारा बताता हूं, जब इंसुलेशन आती है अर्थ के पास, उसमें से जो 52% है पहले ही बाहर हो जाती है, उसके में से बचा 40, उस 48 में से जो 1/5 है जमीन के द्वारा ले लिया जाता है, उस 48 में से मतलब जो 1/5 निकल गया, उसके बाद जो बचता है वो आता है समुद्र के पास। अब इसके अंदर हमने क्या देखा, इसको हमने क्या कंसीडर कर लिया, एक क्लास कंसीडर कर लिया। ठीक है, अब इस क्लास के अंदर एक छोटा बच्चा यानी कि शॉर्ट वेव, इसको एब्जॉर्ब करता है ओशंस। एक मिनट, मेरे को पानी पीने दीजिए। उसके बाद कौन सा बच्चा है, अरे लॉन्ग वेव, इंफ्रारेड। ठीक है, ये है हो गया लॉन्ग वेव यानी कि इंफ्रारेड रेज हो गई। फिर उसके बाद ये है लॉस ऑफ हीट आउट ऑफ सी ड्यू टू कंडक्शन। अरे सिंपल सी बात है, पैसा यहाँ पे जो कंडक्शन होगा ना उसकी वजह से क्या होगी, हीट लूज होगी। ठीक है, और फिर ये इवेपोरेशन हमने देखा, फिर उसके बाद हमने क्या देखा यहाँ पे, हीट कैरिड बाय, जो भी एग्जांपल यहाँ पे मैंने लेके बताई है ना कि ज़मीन उसकी बिकी और वगैरह, उसमें क्या उछाल आएगा। ठीक है, उछल उछल के बताएगा, वो आप यहाँ पे इस तरीके से क्या पूरे में लगाना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर आप फॉलो करेंगे चीज़ें बहुत जल्दी आसान हो जाती हैं। साइड हटू, ये लीजिए, साइड हट गया। अच्छा, जब भी हम ये कैलकुलेट करते हैं ना, इसमें हम क्लोज सिस्टम कंसिडर करते हैं। क्लोज सिस्टम का मतलब, मैंने ये लेके चला था ना कि मेरे पास 100 रुपये हैं, मैंने कुछ और यहाँ पे नहीं लेके चला कि मेरे को कहीं से और एफडी का पैसा आ रहा है, कहीं से कुछ और आ रहा है। मैंने ये बोला मैंने कहीं पे काम किया, वो 100 रुपये को मैं क्या कर रहा हूँ, कंसिडर करके चल रहा हूँ। इसी तरीके से जो एनर्जी यहाँ पे है ना, इसको मैं कांस्टेंट लेके चल रहा हूँ, ये कहीं और लूज नहीं हो रही है। ठीक है, फिक्स का मतलब क्लोज सिस्टम का मतलब ये होता है। ओपन सिस्टम में ये होता है एनर्जी आ भी रही है, जा भी रही है। ठीक है, ओवरऑल की बात हो रही है। जो साइंस के बच्चे हैं वो ऑटोमेटिक क्लोज सिस्टम बोलते ही समझ गए, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है अगर जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से है। ठीक है, अब देखिए, इवेपोरेशन बढ़ेगा, इवेपोरेशन बढ़ेगा, सैलिनिटी भी बढ़ेगी, सैलिनिटी बढ़ेगी तो उसकी बॉयंसी भी बढ़ेगी, बॉयंसी बढ़ेगी तो डेंसिटी, बताइए बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी। नहीं समझ में आया, बताता हूँ क्या होता है ये। देखिए, मेरे पास ये टम्बलर है। ठीक है, टम्बलर थोड़ा टेढ़ा है, कोई बात नहीं, ये अब सीधा हो गया। इसके अंदर मैंने क्या डाला है, 1 लीटर पानी डाला है और उसके अंदर मैंने डाला है 100 ml, 100 ग्राम मान के चलिए, मैंने उसके अंदर डाल दिया नमक। अब मैं इसको घोलता हूँ। ठीक है, मैंने इसको स्टीर किया। अब लेट अस सपोज मेरे पास इसकी, अगर मैं पार्ट पर मिलियन के हिसाब से देखूं, मेरे पास 0.01 के हिसाब से मेरे को क्या मिल रहा है, सैलिनिटी मिल रही है। अब मेरा पता क्या मन करा, मैं कह यार चल इसको धूप में रख देते हैं। धूप में जाते ही क्या हुआ, इसमें से 1 लीटर में से 750 ml पानी क्या हो गया, निकल गया। 750 ml पानी क्या हो गया, निकल गया। तो अब मुझे बताइए यहाँ पे क्या आएगा पार्ट पर मिलियन, मतलब मैं 1 मॉलिक्यूल का पीछे देखता हूँ कितना जो सैलिनिटी बनती है, तो ये क्या होगी, बढ़ जाएगी भाई ऑटोमेटिक। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका 0.1 के आसपास मैं लेके चलता हूँ, ये पहुँच जाएगा इतना। ठीक है,
तो यहाँ पे आपने क्या देखा, अरे भाई सैलिनिटी बढ़ती है, ठीक है, इवेपोरेशन से सैलिनिटी क्या होगी, बढ़ेगी, सैलिनिटी बढ़ेगी तो बॉयंसी बढ़ेगी, बॉयंसी है तो यानी कि डेंसिटी भी बढ़ेगी। अच्छा, बॉयंसी मतलब पता है क्या होता है, तैरने की क्षमता। अगर आपको तैरना वैरना नहीं आता ना, तो स्विमिंग पूल में ना एक ट्रक नमक का डाल दो और फिर तैरो, आप डूबोगे नहीं उसके अंदर, ठीक है। तो ये होता है बॉयंसी और सैलिनिटी, और बॉयंसी के लॉ को ही यूज़ करते हुए जो आपकी एरोप्लेन्स है ना वो उड़ती हैं। कैसे उड़ती हैं, कहीं कोई जगह है रे, देखिए जैसे ये आपकी एरोप्लेन है, ठीक है, ये आपकी एरोप्लेन है, इसके पास इंजन है, जो ऊपर से जाने वाली हवा है, ठीक है, ऊपर से जाने वाली हवा का रेट कम है कंपैरेटिवली नीचे से जाने वाली हवा। यानी कि जो इंजन है ना वो नीचे की तरफ इसलिए लगाए जाते हैं ताकि नीचे से जल्दी हवा पीछे फेंकी जाए। इसकी वजह से होता है क्या है, नीचे क्या होता है, हवा बहुत जल्दी निकल जाती है तो बॉयंसी आती है, मतलब वो लिफ्ट ऑफ हो जाती है, ठीक है। राइट ब्रदर्स के द्वारा बनाए गए एरोप्लेन को आज के एरोप्लेन से कंपेयर करके देखें, राइट ब्रदर बोलेंगे भाई क्या बना दिया हमारी खोज का, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए ये हमने क्या बनाया, हिट बजट कर लिया ना, इसके साथ और कुछ मेरे को सोचनी चाहिए, और क्या मैं इसके अंदर आपको बताऊं क्या, और इसके अंदर वैल्यू ऐड करूँ आपके लिए, ठीक है। एक डायग्राम बनवा दूं मैं आपको जिसके अंदर जो हीट डेफिशिएंट है वो आपको मैं करवा दूं, हाँ। अच्छा, कितनी यूनिट एब्जॉर्ब हुई है कितनी नहीं हुई है उसका एक पर्टिकुलर डायग्राम, फिक्स डायग्राम बनवा दूं, चलिए जी, जैसा आप बता रहे जैसे आपकी इच्छा हम बनवा देते हैं। ये जो मैंने यहाँ पे अलग से ये बनाया ना 10 रुपये 100 रुपये, इसको मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा स्टैंडर्डाइजेशन कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। चलिए अब इधर गौर कीजिए आप, ये हो गया हमारा ग्लोब। मैं क्या डिपिक्ट करवा रहा हूँ आपको, जो हीट है ना और जो सरफेस हीट है उसका एक मैं लैटिट्यूडल और जो एक ग्राफ है उसके अंदर कहाँ कहाँ आपको दिखाई देता है वो मैं आपको शो कर रहा हूँ, ठीक है। एग्जैक्ट के ऊपर मत जाइएगा, बस एग्जामिनर को शो करना है कि आपको कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। ये थोड़ा सा और नीचे बना लीजिए क्योंकि साउथ अफ्रीका तकरीबन तकरीबन टच में ही आता है। अब जो मेजर चेंजेस होते हैं ना किसमें, टेम्परेचर में, वो इस रेंज के अंदर होते हैं। किस रेंज के अंदर, 0 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ। तो इस तरीके से आप इसको क्या कीजिए, ऐसे हाईलाइट कर लीजिए ताकि आप थोड़ा सा जान पाए, और एग्ज़ाम में कर देंगे तो और बेस्ट और बेहतरीन, ठीक है। ये है आपका हीट डेफिसिट। हीट डेफिसिट क्यों भाई, ये जल्दी गर्म जल्दी ठंडा इसलिए हो जाता है, ठीक है, हीट डेफिसिट। और ये है हीट सरफेस, ठीक है। और अगर इसी को ही मैं किस में बनाऊं, एक पूरा लैंड और सी के साथ एक बना के दूं ना आपको, तो ये डायग्राम कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, ठीक है। ये हो गया लैंड, इसी के अंदर मैंने कॉन्टिनेंटल सेल स्लोप सारा कुछ इसमें बना दिया है। अच्छा, इसके अंदर ना ये अब हम क्या बनाएंगे, कहाँ से कितना क्वेश्चन आ रहा है उससे पहले पानी बना लें।
ये है ओशन। अब इसके बाद देखिए होता क्या है, आसमान में क्या होते हैं, बादल होते हैं, ठीक है, बादल काले रंग के होते हैं, चलिए काला बना लेते हैं। ये क्या है, क्लाउड्स हैं। तो क्लाउड क्या करते हैं, कुछ एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं और कुछ को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, QS की बात कर रहे हैं, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, QS की बात कर रहे हैं। ये यहाँ पे आए, इन्होंने क्या किया, रिफ्लेक्ट बैक कर दिया। कितना रिफ्लेक्ट बैक किया, इन्होंने 45 यूनिट रिफ्लेक्ट बैक कर दिया, ठीक है, 45 यूनिट्स को क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट बैक कर दिया। और जो 10 यूनिट्स है उनको क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, और यहीं पे मैं किसकी बात करूं, समुंदर की, ठीक है, समुंदर की अगर मैं बात करूं, इसने किया है 25 यूनिट। और जब ये डायरेक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है, जमीन के ऊपर पड़ रहा है, तो इसने कितना 80 यूनिट क्या कर लिया है, एब्जॉर्ब कर लिया है। 80 यूनिट्स को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। बताइए यहां तक समझ में आ गया। बना लीजिए अब आप इसको। बनाइए बनाइए बनाइए। तो चलिए अपना काम फिर आगे स्टार्ट करते हैं। आई थिंक आप ये बना लेंगे इसको, चाहे तो आप इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके बना लीजिएगा। तो अभी हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है सैलिनिटी का, ठीक है। हमने देखिए क्या क्या देख लिया अभी तक, बिल्कुल सही जवाब दिया। हमने क्या देखा, टेम्परेचर देखा, फिर हमने हीट बजट देखा, ठीक है। देखिए अगर आप बुक में पढ़ेंगे ना, हीट बजट बहुत कॉम्प्लिकेट दिया हुआ है, समझ में नहीं आता है, ठीक है। बस आप इसी को थोड़ा सा क्या कीजिए, मैं आपको क्या करूँगा, पॉसिबल हुआ तो मैं आपको देखता हूँ नोट्स, अगर अलग से डेवलप कर पाया तो दे दूँगा, अदरवाइज़ आप अपने थोड़ी सी सेल्फ स्टडी कीजिएगा। अगर कहीं पे कोई भी पॉइंट समझ में ना आए तो ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब बात आती है सैलिनिटी की। सैलिनिटी का देखिए थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया था, किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। कैसा रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया था बताइए। टेम्परेचर के साथ मैंने ये रिलेशनशिप इस तरीके से स्टैब्लिश किया था, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा सैलिनिटी बढ़ेगी, यानी कि डायरेक्टली रिलेशन स्टैब्लिश किया था, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि हम किस पानी को सलाइन बोलते हैं और किस पानी को फ्रेश वाटर बोलते हैं, किस पानी को स्वीट वाटर बोलते हैं। तो हमें क्या करना है, सेग्रीगेशन करना आना चाहिए कि किसे हम सलाइन बोलेंगे, किसे फ्रेश बोलेंगे, ठीक है। और जब भी हम किसकी बात करते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्ट की बात करते हैं 1 किलो के अंदर, तो हम क्या लिखते हैं, इस तरीके से उसको डिनोट करते हैं, ठीक है। नीचे 2 जीरो लगी हुई होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, अब ये होता क्या है, ठीक है, इसको मैं आपको क्या कर रहा हूँ, इस तरीके से आपको ड्रॉ करके दे रहा हूँ, ठीक है। एक फ्लो चार्ट के तौर पे मैं आपको दे देता हूँ ताकि सारी चीज़ें क्या रहें, आपको एक ही लाइन में पता चल जाए। सबसे पहला आता है फ्रेश वाटर, ठीक है। मैं बार बार पूरा वाटर नहीं लिखूंगा, W लिख देता हूँ। अब जो फ्रेश वाटर होता है उसके अंदर कितने परसेंट जो सॉल्ट होता है, कितना परसेंट होता है, 0 से 5 के बीच में, ठीक है, पार्ट पर 1000। इसका मतलब ये होता है, ये जो ये लिखा है ना, इसका मतलब है पार्ट पर 1000। क्योंकि देखिए मैंने क्या बोला, 1 किलो के अंदर अगर हम देखते हैं ना कितने ग्राम अगर नमक है, तो 1 किलो कितना होता है, 1000 ग्राम तो होता है ना। तो ये उसी को डिपिक्ट कर रहा है, ठीक है। आई होप आपको एक क्लियर हो गया कि ये डबल डॉट क्या बता रही है। परसेंटेज कितना होता है वो आप 100 में से देखते हैं, तो इसलिए परसेंटेज के लिए हमेशा इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका फ्रेश वाटर। ब्रैकिश वाटर के ऊपर आते हैं, ठीक है। ब्रैकिश वाटर वो होता है जो ना तो खारा होता है, जो ना मीठा होता है, ठीक है। अगर आपने गौर किया हो, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन एरिया में क्या हो रहा है कि पानी नीचे जाता जा रहा है, और पानी जैसे जैसे नीचे जा रहा है ना, उसकी जो स्वीटनेस है वो कम हो रही है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे जो पानी मिल रहा है उसके अंदर सैलिनिटी है। यस, उसके अंदर सैलिनिटी है, और कितनी है, 5 से लेकर के 35 के बीच में है, 5 से 35 के बीच में है।
ठीक है, पार्ट पर 1000। देखिए मैंने फिर परसेंटेज लिख दिया, तो आप इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा इन केस अगर कोई पॉइंट मेरे से मिस हो जाए। फ्रेश वाटर देख लिया, ब्रैकिस देख लिया, अब सलाइन की बारी है। किसकी है? सलाइन वाटर, जिसको समुद्र का पानी बोलते हैं ना, सलाइन वाटर है। तो ये सलाइन वाटर मतलब कितना? ये है आपका 35 से 50 के बीच में, यानी देखिए 35 से 50 ग्राम पानी कह रहा हूँ, पानी के अंदर 35 से 50 ग्राम अगर नमक डल जाए वो पीने लायक नहीं बचता, यानी हम उसको पी नहीं पाते। हमें मीठा कौन सा लगता है? जिसमें 5 ग्राम अगर नमक हो। तो देख ले इतना हमारा जो बोलते हैं ना शरीर सेंसिटिव है। फिर उसके बाद आता है आपका एक और कैटेगरी होती है जिसको बोलते हैं ब्राइन वाटर। ठीक है, इसको तकरीबन क्या बोलता है? डेड वाटर ही बोला जाता है। डेड वाटर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इतने ज़्यादा खारा पानी जो होता है ना, उसके अंदर कोई भी लाइफ सर्वाइव नहीं कर पाती। तो इसमें 50 से ज़्यादा क्या रहेगा? सॉल्ट की क्वांटिटी या कंटेंट उसके अंदर रहेगा। तो यहाँ तक आपको क्या पता चला है? हमने कैटेगराइजेशन किया है फ्रेश वाटर, ब्रैकिस वाटर, सैलिन वाटर और ब्राइन वाटर के अंदर। अब अगर हम बात करें कि कौन से फैक्टर हैं जो कि ये डिपेंड करता है या फिर ये डिसाइड करता है कि कहाँ पे सैलिनिटी ज़्यादा होगी, कहाँ पे सैलिनिटी कम होगी, तो लिख लीजिए। ये वाला जो पोर्शन है ये बताएगा कि कहाँ सैलिनिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, सैलिनिटी इंक्रीज होगी इस पार्ट के अंदर हम देखने वाले हैं। और दूसरी तरफ कौन सा होगा? सैलिनिटी जहां पे डिक्रीज होगी। किस प्रोसेस से सैलिनिटी डिक्रीज होगी? ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है, समझ जाइएगा आप। यहां तक क्लियर? अब देखिए लास्ट के लेक्चर में क्या, अभी थोड़ी देर पहले ही तो देखा था हमने। तो थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा कि जो इवेपोरेशन है, इवेपोरेशन सैलिनिटी बढ़ाएगा या कम करेगा? बताइए। बिल्कुल सही जवाब, सैलिनिटी से मैंने पूरा एक्सप्लेन करके बताया था। पानी गर्म हुआ, 1 लीटर उड़ गया, याद आ गया ना? बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद आता है साइज एंड लोकेशन ऑफ सी। साइज और लोकेशन। अगर कोई जो समुंदर है, ठीक है, सी है, अगर इक्वेटोरियल लाइन पे है, ठीक है, उसमें से पानी जल्दी मतलब जो भाप है यानी इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, साइज़ अगर उसका छोटा है, साइज़ उसका बड़ा है, ठीक है, जितना बड़ा साइज़ इवेपोरेशन उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, और इसके बाद एक होता है ऑन शोर विंड। ऑन शोर विंड। ऑन शोर विंड क्या होती हैं? इस तरीके से हमने क्या देखा था, बना के देखा था ना, हवाएं कुछ इस तरीके से एंटर कर रही हैं। ये क्या कर रही हैं? अपने साथ मॉइस्चर को पिक करते हुए लेके चल रही है। अगर ये मॉइस्चर को अपने साथ लेके जा रही है तो इनडायरेक्टली मैं क्या बोल सकता हूँ? इवेपोरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी कि लूज ऑफ वाटर हो रहा है कि नहीं हो रहा। पानी अगर यहाँ से कम हुआ, वाटर कंटेंट कम हुआ, तो क्या बढ़ जाएगी? सैलिनिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, और कौन सा समझ नहीं आया? लोकेशन। ये आपकी अर्थ है, ये इक्वेटर है। अगर कोई समुंदर यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या है? इंसोलेशन डायरेक्ट आता है, इवेपोरेशन ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्या होगा? इवेपोरेशन ज़्यादा देखने को मिलेगा। इवेपोरेशन ज़्यादा होगा तो सैलिनिटी बढ़ेगी। अगर यही पोल के पास होगा, यानी कि जहाँ पे बर्फ़ रहती है 6 महीने के, वहाँ पे तो परमानेंट रहती है पोल पे, दिन रात बोलना था मेरे को वैसे तो पोल पे क्या होता है? वहाँ पे स्वीटनेस ज़्यादा होगी। ठीक है, अब बात करते हैं किससे सैलिनिटी कम होती है। सबसे पहला सैलिनिटी कम होने के लिए कौन सी चीज़ है? या तो रिवर आके मिल रही हो या फिर ग्लेशियर आके मिल रहा हो। ठीक है, या तो रिवर आके मिल रही है या फिर ग्लेशियर आके मिल रहा है, उसकी वजह से क्या होगी? सैलिनिटी कम होगी। दूसरा, ह्यूमिड कंडीशन अगर है, ठीक है, ह्यूमिड कंडीशन, उससे भी क्या होगा? सैलिनिटी कम होगी। और ऑफ शोर विंड। ठीक है, ये तो क्या थी? ऑनशोर थी। ये अगर इस तरफ से चली जाए, ये क्या कहलाएगी? ऑफशोर विंड। तो ये ऑफशोर विंड क्या करेगी? बढ़ाएगी या घटाएगी सैलिनिटी को? बिल्कुल सही जवाब, ये घटाएगी। ऑफशोर विंड सैलिनिटी को कम करेगी या बढ़ाएगी? ऑफशोर विंड। ये क्या हमने बना लिया? एक छोटा सा डायग्राम, एक फ्लो डायग्राम तैयार कर लिया है,
ताकि क्या है कि हम अपने और जो कंसेप्ट है ना, फैक्टर जो कि अफेक्ट कर रहे हैं इवेपोरेशन, देखिए जो जो चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई है ना, वो आपको कंप्लीटली मदद करेंगी पूरे जो टॉपिक है, कंसेप्ट है, उनको समझने में। लिख लीजिए। अच्छा, मैं साइड हटूँ, चलिए साइड हट गया। यहाँ पे अब आप क्या काम कीजिए, अपनी स्क्रीन को रोक लीजिए, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, मैं साइड हट चुका हूँ। ठीक है, करें अपना काम फिर दोबारा से स्टार्ट। देखिए अभी जो यहाँ पे हमने क्या लिखा, फैक्टर जो अफेक्ट कर रहे हैं, क्या इनको थोड़ा सा डिटेल में जाके देखें किस तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं। इसमें से देखिए हम ऑलरेडी देख चुके हैं, कौन सा, इवेपोरेशन का देख लेते हैं। इवेपोरेशन सबसे पहले देखिए किसमें सबसे अगर आप इंडियन ओशन की बात करूं मैं, वहां पे रेड सी, ठीक है, रेड सी का जो इवेपोरेशन होता है ना, वहां से इवेपोरेशन ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि कैसी लोकेशन है, ये रेड सी है ना, ये इस एरिया के अंदर 41 तक मिलती है क्या, सैलिनिटी। फिर उसके बाद डेड सी, इसके अंदर भी सैलिनिटी क्या है, ज़्यादा है। अच्छा मुझे ये बताइए, बारिश अगर हो रही है, सैलिनिटी ज़्यादा होगी या कम होगी? अगर बारिश हो रही है, सैलिनिटी बढ़ेगी या घटेगी? बताइए बताइए बताइए। अरे इस पर प्रीलिम्स में सवाल आते थे पहले, एक पूरा चार्ट दिया जाता था, उस चार्ट की स्टडी करके बताना होता था कि ये कहाँ का चार्ट है ये, ठीक है, ट्रॉपिकल का है, टेम्परेट का है, ठीक है, ये देख के बताना होता था। तो बताइए अब जो मैंने आपसे सवाल पूछा है कि अगर बारिश हो रही है, ठीक है, बारिश को प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, याद है ना आपको? ऑब्वियस ही बात है, पानी अगर निकलेगा, सैलिनिटी बढ़ रही है, प्रेसिपिटेशन क्या करता है, बारिश क्या करती है, पानी डालती है, तो क्या होगा यहाँ पे, जो सैलिनिटी है वो होती है कम होती है। और अगर आप एक बात करें ना, जो आपका इक्वेटोरियल रीजन होता है, ये वाला जो 0 डिग्री 0 से 5 के बीच में होता है, यहाँ पे एक फिनोमिना होता है एवरीडे रेनफॉल। एवरीडे रेनफॉल का मतलब ये होता है 4 बजे तक क्या होगा, पानी ऊपर, मतलब जो हवाएं हैं ऊपर जाएंगे एक्सपैंड होके, और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे बारिश हो जाती है। ठीक है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड क्या करता है, यहाँ पे बारिश करता है, इसकी वजह से क्या होता है, पानी आके मिल जाता है। तो अब यहाँ पे आपको पता क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे इवेपोरेशन भी हो रहा है और प्रेसिपिटेशन भी हो रहा है। इवेपोरेशन सैलिनिटी को कुछ टाइम के लिए बढ़ाता है, और 4 बजते ही यहाँ पे क्या हो जाती है, बारिश हो जाती है, तो दोबारा से सैलिनिटी उसी लेवल पे आ जाती है। बताइए, ये वाला कंसेप्ट आपके दिमाग में आया? ठीक है, ये है। हाँ, इस तरीके से रिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए भी सवाल आ सकते हैं कि सैलिनिटी इंक्रीज किस तरीके से होगी, सैलिनिटी को डिक्रीज कैसे होगा। ठीक है, कौन सा डायग्राम बनाना है, जो प्रीलिम्स में आते हैं वैसे वाले? ठीक है, ये पूरा बोर्ड साफ करना पड़ेगा उसके लिए फिर मेरे को। देखिए उसमें होता क्या है कि चार्ट दिया होता है टेम्परेचर का और प्रेसिपिटेशन का उस चार्ट को देख के समझना होता है कि कितनी बारिश हुई है, कितनी बारिश नहीं हुई है। ठीक है, तो वो चार्ट अभी इतना रेलेवेंट नहीं है कि आपको मैं प्रोवाइड करूँ, क्लाइमेटोलॉजी में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो अभी मैं आपको क्या करता हूँ, जो इंडियन ओशन रीजन है ना, उसके अंदर कहाँ से कौन सी नदियाँ आके मिलती हैं, ठीक है, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ, ज़्यादा बेस्ट रहेगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि जो अरे यार वो मैंने बता दिया। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे रह गया था, जब फ्रेश वाटर का इन्फ्लक्स होता है ना, ग्लेशियर जैसे रिवर हो गई, ग्लेशियर हो गई, मिलती है, तो सैलिनिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि रेड सी से लेकर के बे ऑफ बंगाल के बीच में आपको अरेंज करना है सीक्वेंशियल फॉर्म में, किसकी सैलिनिटी ज़्यादा है, देखिए रेड सी, पर्शियन गल्फ, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल। डायग्राम मैं बना के देता हूँ, मैप बना देता हूँ, आप एक बार देख लीजिएगा। पूरे की रिक्वायरमेंट नहीं है,
ठीक है, इतना बहुत है। तो ये आपका क्या है, रेड सी, ये है अरेबियन सी, ये है पर्शियन गल्फ, और ये है बे ऑफ बंगाल। इसको अगर हमको अरेंज करना है कि कहाँ पे किसकी सैलिनिटी ज़्यादा है, तो हम कैसे अरेंज करेंगे बताइए। और ये भी सवाल आ सकता है कि पर्शियन गल्फ की सैलिनिटी कम क्यों है रेड सी के मुकाबले। वो इसलिए पर्शियन गल्फ के अंदर ना दो नदियां आके मिलती हैं, कौन सी, टाइग्रिस और यूफ्रेटिस। दूसरी कौन सी है, यूफ्रेटिस। ठीक है, ये सवाल पूछे जा चुके हैं कि वाई सैलिनिटी ऑफ पर्शियन गल्फ इज लेस एज कंपेयर टू रेड सी। रेड सी के अंदर कोई भी नदी नहीं आके मिलती है, इसलिए इसकी जो सैलिनिटी है वो ज़्यादा है। अगर रेड सी के अंदर भी पूछा जाए ना कि कौन से हिस्से में सैलिनिटी सबसे ज़्यादा है, तो ये वाला जो अपर पार्ट है ना, यहाँ पे 41 के आसपास सैलिनिटी आपको देखने को मिलती है। जैसे जैसे नीचे आएंगे 40, 39 तक आ जाती है। ठीक है, जो कि कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे 36 के आसपास है, उससे 2-3 डिग्री ज़्यादा है। मैंने बोला था पानी के अंदर एक एक बहुत जो डिग्री है मायने रखता है। चलें आगे। कौन सा पॉइंट नहीं आ रहा समझ में? वो जो मैंने चार्ट बनाया था वो कंप्लीट चार्ट थोड़ी ना था, अभी और चीज़ें हैं। जैसे कि यहाँ पे इसको मैं इरेज करता हूँ। यहाँ पे हम सैलिनिटी की बात कर रहे हैं, कौन सी चीज़ें उसको इम्पैक्ट डालती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सैलिनिटी को और कौन सी चीज़ इम्पैक्ट डालती है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और विंड डायरेक्शन। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड डायरेक्शन। थोड़ा दिमाग लगाइए, ये किस तरीके से इंपैक्ट डालती होगी। हमने ऑफशोर और ऑनशोर विंड नहीं पढ़ा, अभी मैंने आपको क्या किया था उसको एक्सप्लेन करके बताया था। ये ऑफशोर और ऑनशोर विंड वही है, डायरेक्शन ऑफ सर्कुलेशन ऑफ विंड। एक ये लैंड मास, ये बीच में हो गया पानी। अगर विंड की डायरेक्शन ये है तो अलग रहेगी सैलिनिटी, विंड की डायरेक्शन अगर ये है तो सैलिनिटी अलग रहेगी। ठीक है, ये है विंड की डायरेक्शन। और फिर उसके बाद अभी तक मैंने आपको शायद 3 बता दी ना, ये 5, चौथा ये है ऊपर वाला, और 5वां अब मैं बता रहा हूँ। 5वां क्या है, उसकी लोकेशन क्या है। ठीक है, लोकेशन क्या है उससे भी डिफाइन होता है, लोकेशन ऑफ सी से। ठीक है, और इसके बाद और क्या हो सकता है, शायद तकरीबन हो गए। वेव और ओशन करंट, टाइड, हाँ ये भी इन्फ्लुएंस करते हैं। वेव ये मैं क्यों नहीं बता रहा था, क्योंकि अभी तक ये हमने कंसेप्ट करे ही नहीं है करंट, क्योंकि इसके बाद आएगा ओशनिक करंट, इसलिए मैं ये थोड़ा सा नहीं बता रहा था आपको। वेव, करंट और टाइड ये क्या करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं। अरे टाइड नहीं, जो ज्वार आता है ना ऊपर, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। नीप टाइड, स्प्रिंग टाइड, ये आगे हम करेंगे। ठीक है, ये तो था एक ओवरव्यू। अगर मैं बात करूं जो सैलिनिटी है हॉरिजॉन्टली किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, ऑन एन एवरेज यहाँ पे अगर मैं लेके चलूँ ना, सैलिनिटी कितनी है, ये आपको मिलेगी 35 पार्ट पर 1000 ऑन एन एवरेज, जो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन सैलिनिटी की अगर यहाँ पे और डिटेल में अगर देखें, ये इंक्रीज हो जाती है। सैलिनिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। कहाँ पे, सदर्न हेमिस्फीयर में। क्यों, वाटर डोमिनेट है। वाटर डोमिनेट है तो यहाँ पे ये वार्म क्या होता है, लेट होता है, लेकिन अगर ये एक बार गर्म हो गया तो ठंडा नहीं होता। ठीक है, ये समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब इसको अगर आप कंपेयर करें किससे, इसको कंपेयर करें आप क्या नाम है उसका,
नदर्न हेमिस्फेयर से। नदर्न हेमिस्फेयर में क्या है, लैंड डोमिनेट करती है, ठीक है। ये कर लिया आपने, पूरा लिख लिया यहाँ तक, ठीक है, लिख लीजिए अगर नहीं लिखा तो। ठीक है, अभी मैं आपको थोड़ा ना ऐसे वर्बली ही बताने वाला हूँ सैलिनिटी पैसिफिक की, फिर उसके बाद अटलांटिक की और इंडियन ओशन की। देखिए जो पैसिफिक ओशन है ना, वो अगर आप सैलिनिटी देखें, डायग्राम बनवा दूँ इसका, डायग्राम में फिर आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फिर मैं बोलूँगा 32 यहाँ पे होगा, 34 इधर होगा, 35। ठीक है, मैं आपको डायग्राम बनवा देता हूँ इसका, किसका, पैसिफिक ओशन में सैलिनिटी कितनी होती है, फिर मैं आपको डायग्राम बनवा दूंगा किसका, अटलांटिक का, फिर इंडियन ओशन का, उसके बाद हम करते हैं लेक्चर को फिनिश। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, अगर आप हूबहू रिप्रोड्यूस कर दें, बना लें, प्रैक्टिस अच्छे से कर लें तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। करें अपना काम स्टार्ट। हमें क्या बनाना है, सिर्फ पैसिफिक बनाना है, तो वही मेन एजेंडा क्या है हमारा, इस तरीके से बॉक्स के अंदर रख के हम पूरा ड्रॉ करेंगे। अब देखिए हमें कितने की रिक्वायरमेंट है, हमें सिर्फ इतने की रिक्वायरमेंट है, उतना ही बनाएंगे हम, ठीक है, उसके आगे का रिक्वायर्ड नहीं है तो नहीं बनाएंगे। ये यहाँ पे इस तरीके से लाके इसको कनेक्ट कर दीजिए। नीचे आपको क्या बनाना है, हाँ अंटार्कटिक जरूर बनाइएगा, क्योंकि भाई उसका भी बहुत इम्पैक्ट आता है सैलिनिटी पे। अंटार्कटिक में क्या है, ग्लेशियर्स हैं, अब वो पिघल रहे हैं, ठीक है, बताया था आपको। एग्जैक्ट हमें वहाँ पे क्या बनाना है, नॉर्थ अमेरिका एंड, ठीक है, ये इतने में ही ख़त्म हो गया, कोई नहीं, फिर इसको यहाँ से ऐसे डेवलप कर लेते हैं। हमारा मेन काम है सैलिनिटी बनाते हुए चलना, ठीक है। अब देखिए ये सैलिनिटी किस तरीके से जाएगी, ये जो अपर पार्ट है यहाँ पे सैलिनिटी की है कितनी है अपर पार्ट में, 32। मैंने बोला था ना जितना जो क्या बोलते हैं लोकेशन, मैं सिर्फ 32 लिख रहा हूँ। मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट आप हर के पीछे ये लिख लोगे, ठीक है। चलिए मैं लिख ही देता हूँ, नहीं तो कई बच्चे गलती कर देंगे, ठीक है। ये हो गया 32। इसके बाद जो नीचे वाला एरिया है वो कुछ इस तरीके से एक कर्व लेता हुआ आएगा, और यहाँ पे कितना मिलेगा, 33। ये हो गया 33, ठीक है। इसको और ऊपर आगे तक इस तरीके से ले जाइए। अब देखिए ज़मीन के पास मैंने क्या बोला था, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो ये इस तरीके से यहाँ पे ये होगा 34, ठीक है। अब थोड़ा सा और अगर नीचे आएंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ तक 32, ठीक है, 34 नीचे आते आते 32। फिर यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप लेके चलेंगे, ये फिर दोबारा कितना आएगा, फिर दोबारा क्या पहली बार 35 आ रहा है ये, ठीक है, 35। इसके बाद एक पूरा एक सर्कुलर टाइप में आपको देखने को मिलेगा 34। अरे सैलिनिटी है ये। अभी से मैंने सही में कंसेप्ट को इतना सिंपल रखा है, कॉम्प्लेक्स जो बोलते हैं ना कॉम्प्लेक्सिटी, इसके अंदर मैंने ऐड कहाँ करी है अभी तक, सिंपल ही रख रहा हूँ चीज़ें, इतना डरिए मत, आसान है चीज़ें, बहुत आसान है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से लेकर के यह आएगा 35, ठीक है। इसके नीचे आएगा 36। अब ये क्यों बढ़ रहा है, जब हम अल नीनो ला नीना करेंगे ना तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे इवेपोरेशन ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो ये हो जाएगा 34, ठीक है। और ये 34 है ना,
इस तरीके से यहाँ पे भी 34 रहेगा ये। अब ये इधर 34 क्यों है? क्योंकि नीचे का ठंडा पानी ऊपर आ रहा है, ठीक है, अपवेलिंग हो रही है। और ये जो एरिया है ना, यहाँ पे ये 36 रहेगा, ठीक है। लिखने के मेरे पास जगह नहीं बची, इसलिए आप इस तरीके से लिख लीजिए। और जहाँ अंटार्कटिक है, अंटार्कटिक के बिल्कुल पास में कितना है? 33 मिलेगा इस तरीके से। तो ये है आपका पैसिफिक का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी। बना लीजिए आप इसको। इसके साथ साथ हमें वो भी बनाना है क्या? चलिए आप इसको बनाइए, मैं आगे की तैयारी करता हूँ फिर। अब हम बनाने वाले हैं अटलांटिक ओशन की। कर दूँ इसको इरेज? अभी मैं क्या करूँगा, बीच में एक ना लाइन खींच दूंगा, इस तरफ अटलांटिक, उस तरफ इंडियन ओशन, ठीक है। अगर नहीं बनाया तो वीडियो पॉज कर लीजिएगा, ठीक है। सेम वही क्या करेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे, ठीक है, और उस बॉक्स के अंदर अपना पूरा ड्रॉ करेंगे डायग्राम। ये अटलांटिक है, इससे पहले वाला पैसिफिक था, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये यहां तक डन। इतना तो चाहिए नहीं, इसको पूरा थोड़ा सा और उधर कर देता हूँ। ठीक है, करें अपना काम स्टार्ट। अभी मैं ड्रॉ करने वाला हूँ कहाँ कौन सा कितना टेम्परेचर आपको, अरे टेम्परेचर याद आ रहा बार बार, क्या नाम है उसका, सैलिनिटी, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो पोर्शन है किसका है, लेब्राडोर का है। तो लेब्राडोर के पास कितना क्या है, ठंडा पानी है, तो बिल्कुल नियरेस्ट क्या मिलेगा आपको, 33, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप दूर जाएंगे तो मिलेगा आपको 34। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मेरे पास थोड़ी सी जगह की शॉर्टेज है, तो यहाँ पे मैं इसलिए इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ। और इसके बाद अगर यहाँ तक अगर आप ये देखें, ये कितना है, 36, ठीक है। ये क्लियरली क्या क्या बता रहा है कि यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है। ये इस तरीके से यहाँ तक ऐसे ले आइए, और जो ऊपर वाला पार्ट है यहाँ से लेकर के इधर तक ऐसे, ये आपका 35 है, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब जो ये सेंट्रल पार्ट है, ठीक है, इक्वेटर बना लीजिए इसके बीच में आप, ठीक है। हालांकि ये इक्वेटर नीचे से जाना चाहिए था, मेरा बीच में से जा रहा है, आप अपना सही कर लीजिएगा। यहाँ पे आएगा आपका 37, ठीक है। ये जो एरिया है यहाँ पे भी क्या आएगा, 37, ठीक है। ये हो गया अपर, लेकिन नीचे आप क्या देखेंगे, ऑन एन एवरेज एक जैसा ही है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, 36 है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से लेकर के इधर से लेकर के कहाँ तक, और ये इधर तक 35, और इस तरीके से यहाँ से अगर आप इसको लेके आए, ऊपर से देख रहे हैं मैंने कहाँ से लिया है, मैंने वो जो ऊपर वाला एरिया ना उधर से इसको नीचे कनेक्ट करता हुआ लेके आ रहा हूँ, और ये कितना है, 36 है ये, ठीक है। ये हो गया 36,
और ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना हो जाएगा 37। ठीक है, ये सैलिनिटी का डायग्राम है किसके लिए, अटलांटिक के लिए। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे क्या बनाने वाला हूँ, जो इंडियन ओशन है ना उसके ऊपर सैलिनिटी क्या इम्पैक्ट डालती है वो मैं यहाँ पे इंडियन ओशन का भी बना के दिखा देता हूँ। आप इतनी देर वो बनाइए, मैं इस तरफ इंडियन ओशन बनाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रेलिया आप चाहें तो पूरा बना लीजिए, नहीं तो कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑस्ट्रेलिया पूरा बनाना ही बनाना है। ठीक है, जहाँ तक मेरे को जगह मिल रही है मैं उतना बना लेता हूँ इसको, क्योंकि हमारे को किसका दिखाना है, इंडियन ओशन का दिखाना है ना। करें अपना काम स्टार्ट। जैसे कि मैंने पहले बताया था, यहाँ पे 41, 40, 39, 38 इस तरीके से आप यहाँ पे मार्क कर लीजिए। इसमें ऑन एन एवरेज 36 ही रहता है। ठीक है, पर्शियन गल्फ में। इसके बाद अगर आप बात करें कहाँ पे, इस वाले एरिया की, ये जो एरिया है ना यहाँ पे रहेगा 32, ये रहेगा 32। क्यों रहेगा, गंगा नदी आती है, ब्रह्मपुत्र आती है, इरावदी नदी आती है यहाँ पे। ठीक है, और अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, थोड़ा अगर आप और नीचे आएंगे ना वो 33 आएगा। ठीक है, एक मिनट में और देख लो, इसके साथ कुछ और तो नहीं बताना था सैलिनिटी, हाँ ये बता दिया आपको। ठीक है, तो ये कितना है 33। सेम बाय डिफ़ॉल्ट मैं सोच के चल रहा हूँ कि आप हर एक फिगर के बाद ये लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से लेकर के ये कुछ इस तरीके का जो एरिया है ये 36 है। ठीक है, सैलिनिटी यहाँ पे कितनी है 36 है। और इसके बाद जो है यहाँ से लेकर के ये थोड़ा सा इस तरीके से ना जिग जैग जाएगा, यहाँ से ये इस तरीके से ये होता हुआ कहाँ तक जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के जो हेड है ना वहाँ तक। ये कितना है, ये है 35। ठीक है, अब इसके नीचे का कहाँ से कहाँ तक चलेगा, मैंने मेडागास्कर बनाया नहीं है, ये मेडागास्कर के बीच में कितना है, ये 34 है। ठीक है, तो मेडागास्कर से लेकर के ऑस्ट्रेलिया तक के ऊपर वाले सर्कुलेशन में कितना है, ये ऊपर वाले सर्कुलेशन में है 30। बताइए कितना है, सर करवाया नहीं है कैसे पता चलेगा, बिल्कुल सही पता है भाई 35 है। इसके नीचे आएगा 34। इधर भी बना लीजिए, कौन सा रह गया, श्रीलंका से 33, 32, 34 आएगा वहाँ तक। ठीक है, तो ये क्या है, जो सैलिनिटी है ना कहाँ पे कितना क्या डिस्ट्रीब्यूशन है ये उसको डिपेक्ट कर रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर के यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन लिखवा देता हूँ। ठीक है, वो सवाल लिखने के बाद आपका मेन काम क्या रहेगा, एक बार मैं और देख लेता हूँ। अच्छा, ये आपको होमवर्क में अलग से, मतलब ये आपका होमवर्क है,
आपको अलग से ये क्वेश्चन लिखना है, ठीक है, ताकि आप एक जजमेंट कर पाएँ कि कितना आपको समझ में आया है, ठीक है। एग्जामिन द, लिखिए आप, एग्जामिन द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी विद इलेस्ट्रेशन एट ग्लोबल लेवल। 250 वर्ड के अंदर लिखना है आपको। सारा मैप वर्क प्रोवाइड कर दिया तीनों, ठीक है। दोबारा बोलूं, ठीक है। एग्जामिन द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी विद इलेस्ट्रेशन एट ग्लोबल लेवल, ठीक है। किस तरीके से आपको क्या क्या चीज़ें उसके अंदर लिखनी है, सैलिनिटी को क्या इम्पैक्ट करता है वो आपको इसके अंदर लेके चलना है। इंट्रोडक्शन में सैलिनिटी होती क्या है ये आपको बता के चलनी है, कितने टाइप की होती है, सैलिनिटी कैसे बढ़ती है, कैसे कम होती है, वो आपको इसके अंदर बता के चलना है, ठीक है। एक आखिरी कंसेप्ट रह गया। सैलिनिटी हमने हॉरिजॉन्टली देख ली, अब वर्टिकल और देख लेते हैं। मुझे लगा कि मैंने करवा दिया है, अभी मैं अपना चेक कर रहा था तो आज के एजेंडा में अभी भी पेंडिंग दिखा रहा है ये, ठीक है। तो चलिए करते हैं वर्टिकल सैलिनिटी क्या होती है, ठीक है। बस 5 मिनट का टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। एक मिनट रुक जाइए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी। अब देखिए, हमने जो टेम्परेचर की बात की थी, उसके अंदर भी हमने क्या देखा था, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों देखा था। तो अब बारी है यहाँ पे सैलिनिटी के बारे में हम देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ये किस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसके लिए हमें क्या है, सबसे पहले ना एक डायग्राम बनाते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको चीज़ों को क्या करता हूँ, थोड़ा सा फिर इलाबोरेट करके बताता हूँ। देखिए सेम वैसा ही डायग्राम बनेगा, ठीक है, बस फर्क ये रहेगा इसमें टेम्परेचर की बजाय हम सैलिनिटी लेंगे। अरे भाई माना कि ओशन है, यहाँ पे वेव थोड़ी ना बनानी है, ठीक है। सेम वही, ये बार किसको डिपेंड कर रही है, डेप्थ को। तो यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं इसको 500 मीटर, ये 500 मीटर, ये हो जाएगी कितनी फिर 1000 मीटर। इस तरीके से हम इसको कहाँ तक लेके जा रहे हैं, 5000 मीटर तक लेके जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बीच में आप इस तरीके से मार्क कर लीजिएगा, 2000 मीटर, 3000 मीटर और ये 4000 मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से डॉटेड डॉटेड डॉटेड, क्योंकि अभी हमें क्या बताना है, बिल्कुल सही जवाब, सैलिनिटी बतानी है, ठीक है। सैलिनिटी हम क्यों बता रहे हैं, सैलिनिटी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि टेम्परेचर का भी तो इम्पैक्ट पड़ता है ना। मेरे हाथ में ना आज स्याही बहुत ज़्यादा लग गई है, जो साफ़ कर रहा हूँ ना, एकदम इरिटेशन सी हो रही है हाथ में। यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम सैलिनिटी, वहाँ पे क्या लिया था हमने, टेम्परेचर लिया था ना, यहाँ पे हम सैलिनिटी ले रहे हैं 33, सेम 33, 34, 35, 36, 33, 34, 35, 36 और 37 लास्ट में लिख देता हूँ ताकि आप थोड़ा सा ये समझ पाए सबके पीछे। अब देखिए ये वाली जो सैलिनिटी है ना, ये वाली सैलिनिटी कहाँ से है, मिडल लैटिट्यूड से है, और जितनी भी सैलिनिटी होगी नीचे जाते जाते कहाँ तक, 33 से 34 के बीच में आ जाएगी, ठीक है। 33 से 34 के बीच में आ जाएगी और इस तरीके से बिहेव करती हुई नीचे जाएगी, ये क्लियर। इसके बाद
जो लो लैटिट्यूड है, ठीक है, वहाँ पे इधर से ये ऐसे स्टार्ट होगी, ठीक है, इधर से ऐसे स्टार्ट होगी और फिर ये घूम के इस तरीके से ये इसके अंदर आके क्या होगी, मर्ज हो जाएगी। यहाँ पे ये क्लियर हो गया, ठीक है। और उसके बाद जो हाई लैटिट्यूड है, ठीक है, उसकी ये यहाँ से इस तरीके से, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसका नामकरण करें, लिख भी देता हूँ। ये है 1, ये है 2, ये है 3, ठीक है, समझ गए, मैं साइड में लिखने वाला हूँ। ये है हैलोसीन, यानी कि वो एरिया जहाँ पे सैलिनिटी ड्रास्टिकली क्या होती है, कम होती है। ये वाला एरिया है कोल्ड, बताइए क्या है, कोल्ड डेंसर सलाइन वाटर। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। हमें क्या लिखना है, 1 2 3 लिखना है ना। तो सबसे पहला ये क्या है, हाई एल्टीट्यूड या लैटिट्यूड, लैटिट्यूड। ये लो, तीसरा होगा मिडल, ठीक है। आप इसको बनाइए, फिर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। आज का फिर हमारा काम हो जाएगा खत्म। ये लीजिए, थोड़ा और साइड हो गया मैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो हमने इससे पहले जो डायग्राम बनाए थे, इससे पहले जो हमने बोर्ड के ऊपर डायग्राम बनाए थे, उसके अंदर क्या कोई एक डेफिनेट ट्रेंड आपको दिख रहा था कि भाई यहाँ से इतनी सैलिनिटी फिक्स है, उसमें भी ऐसे जिग जैग लाइनें बनाई ना। इसी तरीके से जब हम किसकी बात करते हैं, सैलिनिटी की, इसके अंदर कोई डेफिनेट ट्रेंड नहीं मिलेगा। ये 33 से लेकर के 37 के बीच में आपको मिलेगी, ठीक है। किसी लैटिट्यूड के, अगर मैं 20 साउथ पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे 37 में मिल सकती है। और यहाँ पे जो सैलिनिटी है, यहाँ पे सैलिनिटी है किस गहराई तक हम लेके चल रहे हैं, 200 फैटम तक लेके चल रहे हैं, ठीक है। ये एफ मतलब फीट नहीं है, फैटम है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम 200 फैटम तक की सैलिनिटी देख रहे हैं। और जैसे जैसे हम ये देख रहे हैं कि नीचे जाते जा रहे हैं कि क्या हो रहा है, सैलिनिटी कम हो रही है। और एक टाइम के बाद, यानी कि वही 1000, ये एक मैजिक नंबर मान के चलिए, 1000 के बाद चाहे टेम्परेचर हो चाहे सैलिनिटी हो, क्या होती है, कांस्टेंट रहती है, स्टैग्नेंट रहती है। वो ना तो ज़्यादा होती है ना कम होती है, ठीक है। हर चीज़ के ऊपर एक ही हमारा जो जवाब रहेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो आपके सूर्य देवता है वो ज़्यादा गहराई तक क्या नहीं कर पाते, अपनी जो रोशनी है वहाँ तक पेनिट्रेट नहीं हो पाती। क्या बिल्कुल पेनिट्रेट नहीं होती, होती है, परसेंटेज वाइज वो नेग्लिजिबल होती है, ठीक है। वहाँ पे वही कम्युनिटी रहती है जो उतनी एनर्जी में, जो उतनी सनलाइट में क्या कर पाए, सर्वाइव कर पाए, ठीक है। तो आज का लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो गया, मेरी एक्सपेक्टेशन तो नहीं थी कि इतना ये लेक्चर क्या होगा, लेंथी होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी हमने कंसेप्ट सीखे हैं, समझे हैं, यहाँ पे होता है लेक्चर आपका फिनिश। तो अब बताइए क्या करना है, लेक्चर को आपको थोड़ा सा क्या करना है, पढ़ना है, रिवाइज करना है, समझना है, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप इसके बारे में ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक आपसे विदा चाहूँगा, नमस्ते।